एपिसोड 11 टू 20। भोर की हल्की चमक अरित्रा के कमरे में घुस आई, धीरे धीरे उसे नींद से जगाने लगी। उसका अलार्म अभी तक बजा भी नहीं था, लेकिन दिन के आने की खुशी ने उसे हमेशा से पहले जगा दिया था। उसने हाथ बढ़ाया, घड़ी की तरफ देखा और मुस्कुराया। आज फसल काटने का दिन है। जल्दी से नहाने और एक गिलास गुनगुने पानी, क्योंकि माँ इसके जादुई स्वास्थ्य लाभों की कसम खाती थी, के बाद वह अपनी डेस्क पर बैठ गया। लीजेंडरी सिस्टम चमक उठा, जिससे उसका ट्रेडिंग डैशबोर्ड प्रदर्शित हुआ। संख्याएं हरे रंग में चमक उठी, जो मुनाफे को दर्शाती थीं, उसके सोचे समझे जोखिमों और रातों की नींद हराम करने का मीठा फल। लाभ अर्जित करना। उत्पाद लीक की अफवाह के बाद एप्पल के शेयरों में उछाल आया था। भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। मुद्रा में उतार चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा की स्थिति में अप्रत्याशित लाभ हुआ। स्थिर हाथों से अरित्रा ने पोजीशन बंद की, मुनाफा कमाया और फंड ट्रांसफर किया। उसके खाते में संख्याएं बढ़ती गईं, जो मात्र अंकों से बढ़कर पहुंच के भीतर सपनों में बदल गईं। अगले कदम की योजना बनाना। हालांकि सफलता तो बस शुरुआत थी। अरित्रा पीछे झुक गया, उंगलियां ठोड़ी के नीचे दबा लीं, गहरी सोच में डूबा हुआ। मैं इसे टिकाऊ कैसे बनाऊं? तभी विचार आया, एक टैक्स हेवन में एक होल्डिंग कंपनी। अपने निवेशों का प्रबंधन करने, संपत्तियों की सुरक्षा करने और करों का अनुकूलन करने के लिए एक संरचना। लीजेंडरी सिस्टम ने सर्वश्रेष्ठ अधिकार क्षेत्रों पर डेटा प्रदान किया, सिंगापुर, केमन द्वीप, स्विट्जरलैंड। विश्लेषण करने के बाद उन्होंने सबसे विवेकपूर्ण और कुशल विकल्प चुना। सिस्टम ने उन्हें वर्चुअल पेपरवर्क के माध्यम से मार्गदर्शन किया, जिससे उन्हें आवश्यक दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने और इसमें शामिल कानूनी पहलुओं को समझने में मदद मिली। कंपनी का नाम, नस्कर ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड। अरित्रा नाम सुनकर हंस पड़ी, उसके चेहरे पर गर्व और अविश्वास का मिश्रण था। किसने सोचा होगा, दक्षिण बारासात का एक 17 वर्षीय लड़का एक अंतर्राष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी में काम करता है। शाम का चिंतन। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, अरित्रा अपने परिवार के साथ रात्रि भोज के लिए शामिल हो गया, लेकिन उसने सहजता से ये तथ्य छिपा लिया कि उसने अभी अभी एक कॉर्पोरेट इकाई बनाई है, जबकि उसके अधिकांश सहपाठी अभी भी त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे थे। तुम्हारा दिन कैसा रहा, अरित्रा? उसकी माँ ने चावल और सब्जियों की गर्म प्लेट परोसते हुए पूछा। अच्छा माँ, कुछ पढ़ाई की और कुछ निजी प्रोजेक्ट निपटाए, उसने उत्तर दिया, और कोशिश की कि ज्यादा रहस्यमयी न लगे। उसके पिता हंस पड़े। निजी परियोजनाएं, ये गंभीर बात लगती है। आशा है कि यह सिर्फ वीडियो गेम तक ही सीमित नहीं है। नहीं बाबा, ये तो जो हम सीखते हैं उसका वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग है, अरित्रा ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। वे हंसने लगे और बातचीत हल्के विषयों पर चली गई, स्कूल की गपशप, पड़ोस की घटनाएं और उसकी माँ की अपने सहकर्मियों के बारे में अनवरत कहानियां। रात के खाने के बाद अरित्रा अपने कमरे में वापस आया। दिन भर की उत्तेजना ने उसकी ऊर्जा को खत्म नहीं किया था। इसके बजाय इसने उसके ध्यान को और भी बढ़ा दिया। उसने अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक निकाली। सॉलिड स्टेट, उन्होंने निर्धारित पृष्ठों को पलटते हुए पढ़ा। विषय गहन था, क्रिस्टलीय संरचनाओं, इकाई कोशिकाओं और जाली दोषों के बारे में जटिल अवधारणाओं से भरा हुआ था। लेकिन अरित्रा ने इसे उसी विश्लेषणात्मक मानसिकता के साथ अपनाया जो उसने ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया था। चेहरा केंद्रित घन FCC और शरीर केंद्रित घन BCC संरचनाएं। आसान है। पैकिंग दक्षता की गणना मिनटों में हो गई। क्रिस्टल में दोष सटीकता के साथ नोट किया गया। घंटों बीत गए, लेकिन अरित्रा को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। उसकी कलम तेजी से चलती रही, पन्नों पर रेखाचित्र भरे रहे और जटिल समीकरण सरल पहेलियों जैसे लगते रहे। रात 11 बजे तक वह संतुष्ट होकर कलम नीचे रख दिया। होमवर्क पूरा हुआ, मुनाफा सुरक्षित हुआ, कंपनी स्थापित हुई। जैसे ही वह सोने के लिए गया, अरित्रा को एक शांत उपलब्धि का एहसास हुआ। हर दिन उसके सपनों के करीब एक कदम था, एक समस्या, एक लाभ और एक समय में एक योजना। दिनांक 9 जुलाई 2008, बुधवार, प्रातः 9 बजे। स्थान, दक्षिण बारासात हाई स्कूल। सुबह का सूरज दक्षिण बारासात की छतों से आलस से झांक रहा था। एक नर्म सुनहरा रंग बिखेर रहा था, जो अरित्रा नस्कर के कमरे से निकलने वाले उत्साह या उसकी कमीज से मेल नहीं खाता था। वह अपने छोटे, थोड़े से टूटे हुए शीशे के सामने खड़ा था, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को ठीक कर रहा था, जिस पर उसकी अनोखी आयरन बाई फोल्डिंग तकनीक की वजह से स्थायी सिलवटें पड़ गई थीं। उसकी सफ़ेद शर्ट बिल्कुल साफ नहीं थी, लेकिन निरीक्षण में पास होने के लिए पर्याप्त साफ थी, और यही बात मायने रखती थी। अरित्रा ने घड़ी पर नजर डाली, नाटकीय ढंग से आह भरी और अपनी किताबों को अपने बैग में ऐसे ठूंस दिया जैसे कोई व्यक्ति सटीकता की परवाह ही न करता हो। उसका बैग एक व्यवस्थित कंटेनर से ज्यादा एक पोर्टेबल ब्लैक होल था, जहां पेन रसातल में गायब हो जाते थे और नोट रहस्यमय तरीके से खुद ही उखड़ जाते थे। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, उनके हाथ कमर पर थे। केले खाओ अरित्रा, ये तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छे हैं। अरित्रा ने कराहते हुए 2 केले उठाए, एक को अपने मुंह में और दूसरे को अपने बैग में ठूंस लिया।
मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दिमाग को गणित की क्लास में टिके रहने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत नहीं है, माँ। अपनी पानी की बोतल मत भूलना। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने चिल्लाकर कहा। जैसे निर्जलीकरण मुझ पर घात लगाने के लिए कोने में घात लगाए बैठा है, उसने बुदबुदाते हुए बोतल पकड़ ली। स्कूल तक का सफ़र अपनी भरोसेमंद साइकिल के साथ अरित्रा दक्षिण बारासात की जानी पहचानी गलियों से गुजरा। सुबह की हवा ने उसे जगाया, उसके बालों को किसी कंघी से ज़्यादा प्रभावी ढंग से हिलाया। सड़कें हमेशा की तरह ही अस्त व्यस्त थीं, गायें सड़क के बीचों बीच प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर रही थीं। रिक्शा ऐसे घूम रहे थे जैसे वे धीमी गति वाली कार का पीछा कर रहे हों, और स्थानीय आंटियां बाजार के विक्रेताओं से ज़्यादा जोर से गपशप कर रही थीं। सुबह 10:30 बजे स्कूल के गेट पर पहुंचकर उसने अपनी साइकिल को भीड़भाड़ वाले बाइक स्टैंड में पार्क कर दिया, जहां बाइकें एक दूसरे से इस तरह टिकी हुई थीं जैसे थके हुए मैराथन धावक हों। स्कूल की घंटी अभी तक नहीं बजी थी, इसलिए छात्र समूहों में इकट्ठे हो गए थे। कुछ रिवीजन कर रहे थे, कुछ गपशप कर रहे थे, और अन्य बस व्यस्त होने का दिखावा कर रहे थे। स्कूल गेट के पास अपने दोस्तों दीप हल्दर और अर्नब दास को देखकर अरित्रा अपने कंधे पर बैग लटकाए उनके पास चला गया। ओए मिस्टर कॉर्पोरेट टाइकून, दीप ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस आम लोगों की दुनिया में। हाँ, मैंने सोचा कि मैं अपनी उपस्थिति से आप किसानों को सम्मानित करूंगी, अरित्रा ने तुरंत जवाब दिया। अर्नब ने कहा, सावधान अरित्रा, अगर तुम बहुत अमीर हो जाओगी तो तुम सोचने लगोगी कि स्कूल के छत के पंखे सजावट के लिए हैं। वे जोर से हंसने लगे, जिससे अन्य छात्र उत्सुकता से देखने लगे। प्रथम पीरियड श्री भट्टाचार्य के साथ गणित। विषय विभेदक कलन। घंटी बजी, उन्हें कक्षा में खींच लिया गया, जैसे कि वे युद्ध के लिए जाने वाले अनिच्छुक सैनिक हों। श्री भट्टाचार्य, उनके गणित के शिक्षक, टिमटिमाती ट्यूबलाइट के नीचे चमकते हुए अपने गंजे सिर के साथ अंदर आए। उनके चेहरे पर वित्तीय वर्ष के अंत में टैक्स ऑडिटर की तरह खुशी थी। युद्ध के लिए जा रहे अनिच्छुक सैनिकों की टोली। उनके गणित के शिक्षक श्री भट्टाचार्य अंदर आए, उनका गंजा सिर टिमटिमाती ट्यूबलाइट में चमक रहा था। उनके चेहरे पर वित्तीय वर्ष के अंत में टैक्स ऑडिटर की तरह खुशी थी। गुड मॉर्निंग क्लास, उन्होंने अपने मोटे पुराने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। सुप्रभात सर, कक्षा ने सोमवार की सुबह के अलार्म के पूरे उत्साह के साथ एक स्वर में उत्तर दिया। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस से शुरुआत करेंगे, उन्होंने घोषणा की और ब्लैकबोर्ड की ओर चाक का एक टुकड़ा लेकर मुड़े, जो इस तरह चीख रहा था जैसे वह अपने अस्तित्व का विरोध कर रहा हो। अरित्रा ने अर्नब से फुसफुसाते हुए कहा, अगर बोरियत का कोई चेहरा होता तो वह मिस्टर भट्टाचार्य द्वारा सीमाओं की व्याख्या करना होता। अर्नब ने नाक भान से कुड़ी, जिससे शिक्षक ने दोनों को तीखी नज़र से देखा। अरित्रा नसकर श्री भट्टाचार्य ने झल्लाकर कहा, चूंकि तुम्हें यह मनोरंजक लगता है तो तुम बोर्ड में आकर इसे क्यों नहीं सुलझाती और इसे हल करें। नाटकीय ढंग से आह भरते हुए अरित्रा बोर्ड के पास गई। समीकरण इस प्रकार था, लिम x0 sin x lim अंडरस्कोर x 20 फ्रैक्ट sin x x x0 lim x sin x। अरित्रा ने चाक उठाया और बिना किसी प्रयास के प्रश्न हल कर लिया, तथा अंत में उत्तर को 2 बार रेखांकित करके उसे नाटकीय रूप दे दिया। देखा सर, सीमा पार हो गई, गणितीय और मानसिक दोनों रूप से उन्होंने चुटकी ली। क्लास में हंसी मजाक हुआ, लेकिन मिस्टर भट्टाचार्य खुश नहीं हुए। बैठ जाए मिस्टर नस्कर, शायद अगली बार आप अपने मजाक सीमित रखेंगे। अपनी सीट पर वापस आकर अरित्रा बुदबुदाया, और इस तरह आप हास्य को गणित के साथ एकीकृत करते हैं। दूसरा पीरियड श्री दास के साथ भौतिकी। श्री दास के साथ भौतिकी। विषय गति के नियम। इसके बाद श्री दास आए, उनके हाथ में नोटबुक का ढेर था जो उनके उत्साह से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। उनके बिखरे बाल और मोटे मोटे चश्मे से ऐसा लग रहा था कि वे आधी नींद में सोए हुए किशोरों से भरी कक्षा में नहीं बल्कि भौतिकी प्रयोगशाला में हैं। अस्त व्यस्त बाल और मोटे फ्रेम वाले चश्मे के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भौतिकी प्रयोगशाला में हो, न कि आधी नींद में सोए हुए किशोरों से भरी कक्षा में। आज हम न्यूटन के गति के नियमों पर चर्चा करेंगे, उन्होंने घोषणा करते हुए अपने बैग से एक धूल भरा पेंडुलम निकाला जैसे वह कोई प्राचीन अवशेष हो। अरित्रा अर्नब के पास झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, मैं कसम खाती हूं कि जब से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है तब से यह पेंडुलम झूल रहा है। श्री दास की रडा जैसी सुनने की शक्ति ने उन्हें फुसफुसाते हुए पकड़ लिया। अरित्रा, चूंकि तुम इतनी मोहित हो गई हो तो यहाँ आओ और पहला नियम प्रदर्शित करो। नाटकीय ढंग से खड़े होकर अरित्रा आगे की ओर चली गई। उन्होंने कहा, न्यूटन का पहला नियम कहता है कि स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है और गतिशील वस्तु गतिशील ही रहती है। जैसे लंच ब्रेक के दौरान विद्यार्थी गतिशील होते हैं। और फिर से हंसी का दौर शुरू हो गया। श्री दास ने एक अनोखी मुस्कान बिखेरी। कम से कम आपको अवधारणा तो समझ में आ गई, अब वास्तविक प्रदर्शन दिखाए। अरित्रा ने पेंडुलम उठाया और उसे हल्के से धक्का दिया, ये समझाते हुए कि कैसे जड़ता उसे झुलाती रहती है। मजाक के बावजूद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, जिससे श्री दास थोड़े प्रभावित हुए। लंच ब्रेक, द ग्रेट एस्केप। दोपहर 1:30 बजे लंच की घंटी बजी, दिन की सबसे मधुर ध्वनि।
छात्र परोल पर आए कैदियों की तरह कक्षाओं से बाहर निकले, गलियारों में हंसी और घर के बने खाने की खुशबू से भर गए। चौधरी एस अरित्रा, दीप, अर्नब और रिमी अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। रिमी ने अपने टिफिन बॉक्स को इस तरह संतुलित किया जैसे कोई श्रोताओं से मिलने की आदत रखता हो। तो अरित्रा, क्लास के जोकर के रूप में जीवन कैसा है? रिमी ने अपना लंच खोलते हुए चिढ़ाते हुए कहा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, शिक्षक का पसंदीदा बनने से तो ये बेहतर है। दीप मुस्कुराया, सावधान रिमी, अरित्रा जल्द ही अपने चुटकुलों के लिए पैसे लेना शुरू कर सकता है। उन्होंने खाना खाया, कहानियां साझा की और हर चीज पर हंसे, स्कूल की गपशप से लेकर अरित्रा की वाईफाई सक्षम टिफिन सेवा शुरू करने की काल्पनिक योजना तक। एक दिन अरित्रा ने नाटकीय ढंग से कहा, मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी कि मेरे टिफिन में भी ब्लूटूथ होगा। हंसते हंसते अर्नब का खाना लगभग गले में अटक गया। आप ब्लूटूथ के जरिए चावल और करी को जोड़ने वाले पहले व्यक्ति होंगे। तीसरा पीरियड श्री साहा के साथ रसायन शास्त्र। विषय ठोस अवस्था। कक्षा में वापस आकर श्री साहा ब्लैक बोर्ड के पास एक प्रैरी की तरह खड़े थे। अपनी एकरस आवाज के लिए जाने जाने वाले उनमें सबसे विस्फोटक प्रतिक्रियाओं को भी नींद लाने वाली सहायक चीजों में बदलने की अनोखी क्षमता थी। आज हम द सॉलिड स्टेट के साथ काम जारी रखेंगे, उन्होंने घोषणा की, चाक से जटिल जालीदार संरचनाएं बनाते हुए जो चॉकबोर्ड पर कीलों की तरह चीख रही थीं। अरित्रा ने दीप से फुसफुसा कर कहा, ठोस अवस्था, ठोस नींद की तरह। श्री साहा के कान फड़कने लगे। अरित्रा, अनाकार और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अंतर बताओ। अरित्रा गंभीरता का दिखावा करते हुए खड़ी हो गई। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ मेरी लिखावट की तरह हैं, कोई स्पष्ट संरचना नहीं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ राजीव के नोट्स की तरह हैं, पूरी तरह से व्यवस्थित लेकिन दर्दनाक रूप से कठोर। क्लास में हंसी की लहर दौड़ गई, यहां तक कि मिस्टर साहा भी बेमन से मुस्कुरा दिए। खैर, कम से कम तुम पूरी तरह से खोई नहीं हो, उसने अरित्रा को अपनी सीट पर वापस बुलाते हुए कहा। चौथा पीरियड श्रीमती घोष के साथ बंगाली। विषय रवींद्रनाथ टैगोर के निबंध। श्रीमती घोष टैगोर की कृतियों का संग्रह लेकर आई। उनकी भावभंगिमाओं में बंगाली साहित्य के प्रति उनका जुनून स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने घोषणा की, आज हम ग्रामीण जीवन की सादगी पर टैगोर का निबंध पढ़ेंगे। अरित्रा फुसफुसाते हुए बोली, यदि टैगोर हमारे स्कूल का भोजन देखते तो वे जीवन रक्षा पर एक निबंध लिखते। श्रीमती घोष ने फुसफुसाहट को अनदेखा करते हुए इतने नाटकीय अंदाज में पढ़ना शुरू किया कि अरित्रा भी चुपचाप सुनती रही, आंशिक रूप से प्रभावित, आंशिक रूप से डरी हुई कि अगर उसने मजाक किया तो वह अतिरिक्त होमवर्क दे देगी। पांचवां पीरियड सुश्री सेन के साथ अंग्रेजी। विषय जूलियस सीजर। दिन की अंतिम क्लास सुश्री सेन की थी, जिनका व्यंग्य उनके व्याकरण संशोधनों जितना ही तीखा था। आज हम मार्क एंटनी के भाषण पर चर्चा करेंगे, उसने घोषणा की। उसकी आंखें कमरे में किसी पीड़ित की तलाश कर रही थीं। अरित्रा, भाषण दो, उसने कहा, ये दिखावा भी नहीं किया कि यह अचानक हुआ था। अरित्रा नाटकीय ढंग से अपना गला साफ करते हुए खड़ा हुआ। दोस्तों, रोमनों, देशवासियों, मुझे अपने टिफिन बॉक्स उधार दो। कक्षा में हंसी की गूंज उठी। सुश्री सेन ने सिर हिलाया, खुद के बावजूद मुस्कुराते हुए। बैठ जाए मिस्टर नस्कर, आप या तो कॉमेडियन बनेंगे या क्रांतिकारी। अंतिम घंटी। शाम 4:30 बजे घंटी बजी, जो आज़ादी का संकेत था। अरित्रा और उसके दोस्तों ने अपनी किताबें समेटी और एक दूसरे को बचने का इशारा करते हुए देखा। हमने ये कर दिखाया, अर्नब ने आह भरते हुए कहा। मुश्किल से, अरित्रा ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि रसायन विज्ञान के दौरान मेरा मस्तिष्क ठोस अवस्था में पहुंच गया था। वे हंसते हुए, दोपहर की गर्म धूप में कदम रखते हुए, अराजकता, जिज्ञासा और सौहार्द के एक और दिन का सामना करने के लिए तैयार थे। 9 जुलाई 2008 बुधवार, 4:45 अपराह्न। चिलचिलाती दोपहर की धूप धीरे धीरे कम होने लगी थी। अरित्रा खिड़की के पास खड़ा होकर दक्षिण बारासात की धूल भरी सड़कों को घूर रहा था। दीवार पर लगी घड़ी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही थी, शाम के 4:45 बजे। अनुज सर का सामना करने का समय आ गया है, उसने आह भरते हुए खुद को एक नई टी शर्ट और जीन्स में बदलते हुए अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को बदलकर कुछ ज्यादा हवादार पहना। उसने अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक, कुछ पेन जिनमें से आधे मुश्किल से काम करते थे, और अपनी पानी की बोतल पैक की ताकि अगली अकादमिक लड़ाई के लिए तैयार हो सके। माँ रसोई में चाय बना रही थी। उसने अपनी खास नज़र से उसकी तरफ देखा। क्या तुम कुछ भूल गए? तुम बिना कुछ खाए ही जा रहे हो? उसने अपनी भौं को ब्लेड से भी अधिक तेज उठाते हुए पूछा। अरित्रा ने कराहते हुए एक केला उठाया और उसे अपने थैले में ठूंस लिया। मैं रास्ते में खा लूंगा माँ, मुझे देर हो गई है। शाम 5 बजे वह अपनी थोड़ी जंग लगी साइकिल पर सवार हो गया। उसके ब्रेक की चरमराहट उसके विदाई गीत की तरह उसके जाने की घोषणा कर रही थी। जानी पहचानी सड़कें हमेशा की तरह ही अराजकता के साथ उसका स्वागत कर रही थीं। सब्जी बेचने वाले सौदेबाजी कर रहे थे, रिक्शा चालक वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे, और आवारा कुत्ते राजाओं की तरह इधर उधर घूम रहे थे।
व्यस्त बाजार में साइकिल चलाते हुए अरित्रा ने अपने दोस्तों दीप, अर्नब और रिमी को पुरानी चाय की दुकान के पास इंतजार करते देखा, जो उनकी ट्यूशन से पहले की अनौपचारिक जगह थी। देखो, फिर कौन देर से आया है, अरित्रा के रुकते ही अर्नब ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं अनुज सर के तीव्र प्रश्नों के लिए मानसिक रूप से तैयारी में व्यस्त था, अरित्रा ने नाटकीय ढंग से अपने माथे से काल्पनिक पसीना पोंछते हुए उत्तर दिया। या शायद आप मानसिक रूप से अपने आलस्य से संघर्ष कर रहे हैं, रिमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे हंसने लगे और चाय की चुस्कियां लेने लगे, जिसमें संभवतः वास्तविक चाय से अधिक चीनी थी। तो अरित्रा, रिमी ने भौहें उठाते हुए कहा, सुना है कि तुमने कल अपनी शेक्सपियरियन रसायन विज्ञान संबंधी उपमाओं से कक्षा में धूम मचा दी थी। बेशक, अरित्रा ने दिखावटी अहंकार के साथ जवाब दिया। अगर यह पूरी पढ़ाई वाली बात काम नहीं आई तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने के बारे में सोच रहा हूँ। शाम 5:20 बजे वे अनुज सर के घर की ओर एक साथ साइकिल चला रहे थे। संकरी गलियां भूल भुलैया की तरह मुड़ी हुई थीं, बीच बीच में गड्ढे थे जो अचानक स्पीड ब्रेकर बन जाते थे। वे क्रिकेट खेल रहे बच्चों, चिड़चिड़ी गायों से बचते हुए आगे बढ़े जो हिलने से मना कर रही थीं, और कुख्यात रोसाइड अंकल, जो हमेशा उन पर बहुत तेज गाड़ी चलाने के लिए चिल्लाते थे। उसे इस बात की क्या परवाह कि हम तेज साइकिल चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला 1 कार चला रहे हैं, दीप ने बुदबुदाया। शायद वह हमारी गति से ईर्ष्या कर रहा है, अरित्रा ने चुटकी ली, जिससे वे जोर से हंसने लगे। रिमी ने आंखें घुमाईं। लड़के और उनकी काल्पनिक रेसिंग लीग। शाम 5:28 तक वे उस छोटे से 2 मंजिला घर में पहुंच गए जहां अनुज सर अपनी कक्षाएं चलाते थे। चाक की धूल और तेज चाय की हल्की गंध हवा में घुली हुई थी, हर ट्यूशन सेंटर की सार्वभौमिक गंध। ट्यूशन रूम मामूली था, लकड़ी की बेंचों की कतारें, एक बड़ा व्हाइट बोर्ड और एक धूल भरा छत वाला पंखा जो ऐसा लगता था जैसे वह प्राचीन शाप सुना रहा हो। अरित्रा ने दीप के बगल में अपनी हमेशा की जगह ले ली। रिमी और अर्नब पास में थे। उनकी नोटबुक खुली हुई थी, लेकिन उनके दिमाग में पहले से ही मौन चुटकुले की योजना बन रही थी। सहसंयोजक बंधनों का जादू देखने के लिए तैयार हो? अर्नब फुसफुसाया। मैं अपने बिस्तर के साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, अरित्रा ने उत्तर दिया। रिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बिस्तर के साथ संबंध बनाने से आपके ग्रेड में सुधार होता है तो आप सही रास्ते पर हैं। ठीक 5:30 बजे अनुज सर कमरे में दाखिल हुए। उनकी तीखी निगाहें पूरी क्लास को स्कैन कर रही थीं, यहाँ तक कि छत के पंखे की फुसफुसाहट भी शांत हो गई थी। शुभ संध्या कक्षा, उन्होंने गहरी और अधिकारपूर्ण आवाज में अभिवादन किया। शुभ संध्या सर, पूरी कक्षा ने एक साथ कहा, जैसे कि एक अच्छी तरह से अभ्यास किया गया गायक दल हो। बिना एक क्षण भी गंवाए उसने मार्कर उठाया और हल्के दाग वाले व्हाइट बोर्ड की ओर मुड़ा। दूसरे, उसने मार्कर उठाया और हल्के दाग वाले व्हाइट बोर्ड की ओर मुड़ा। आज हम रासायनिक बंधन पर चर्चा जारी रखेंगे तथा सहसंयोजक बंधनों और उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उन्होंने विषय को बड़े मोटे अक्षरों में लिखते हुए घोषणा की। अरित्रा ने आह भरते हुए दीप से फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, संबंध। वह चीज़ जो परमाणुओं के बीच होती है, लेकिन मेरे और मेरी पाठ्यपुस्तकों के बीच नहीं। दीप ने ठहाका लगाया, जिससे अनुज सर की उन दोनों पर तीखी नजर पड़ी, जिनमें कमरे में होने वाली धीमी फुसफुसाहट को भी सुनने की अद्भुत क्षमता थी। रिमी ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, शायद अगर तुम अपनी पाठ्यपुस्तक से जुड़ जाओ तो तुम्हें कक्षा में सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको कक्षा में सुधार करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब संकरण का अर्थ है परमाणु कक्षकों का मिश्रण करके नए संकर कक्षक बनाना, अनुज सर ने समझाया, तथा व्हाइट बोर्ड पर अतिव्यापी वृत्त और तीर बनाते हुए एक व्यक्ति के उत्साह के साथ अपने जीवन की महान कृति का रेखाचित्र बनाते हुए कहा। अरित्रा, उसने अचानक पुकारा, SP3 संकरण समझाओ। अरित्रा नाटकीय ढंग से खड़ी हो गई, जैसे कोई अभिनेता मंच के बीच में खड़ा हो। नाटकीय ढंग से, जैसे कोई अभिनेता मंच के मध्य में आ गया हो। सर, SP3 संकरण तब होता है जब एक S कक्षक और 3 P कक्षक एक साथ आते हैं और कहते हैं, चलो एक बैंड बनाते हैं, और धमाका। आपको एक चतुष्फलकीय व्यवस्था मिलती है। कक्षा में हंसी की गूंज उठी। अनुज सर ने अपनी नाक पर चुटकी काटी, लेकिन चेहरे पर उभरी हल्की मुस्कान को छिपा नहीं सके। बैठ जाइए मिस्टर रॉकस्टार, अब इसे ठीक से समझाइए, अरित्रा ने सही उत्तर बताया, जिससे सभी ने सहमति जताई। रिमी फुसफुसाते हुए बोली, वाह, आपको देखो, कॉमेडी और केमिस्ट्री में संतुलन बनाए हुए हैं। रात ठीक 8:30 बजे क्लास खत्म हुई। भागने वाले कैदियों की जल्दी में छात्रों ने अपने बैग पैक कर लिए। जब वे बाहर निकले तो रिमी ने अरित्रा को धक्का दिया। आप जानते हैं, जो व्यक्ति रसायन विज्ञान से नफरत करने का दावा करता है, उसके लिए आप इसे निश्चित रूप से मनोरंजक बना देते हैं। यह मेरा रहस्य है, अरित्रा ने पलक झपकाते हुए उत्तर दिया। मैं विषय को इतना उलझा देती हूँ कि वह मुझे भ्रमित करना भूल जाता है। रात की ठंडी हवा में ताजगी थी। जब अरित्रा घर की ओर साइकिल चला रहा था, ऊपर तारे सुस्ती से टिमटिमा रहे थे।
सड़कें शांत हो गई थीं, केवल कभी कभी दूर से कुत्ते के भौंकने या खुली हुई चाय की दुकान की झिलमिलाहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, अरित्रा दिन भर के बारे में सोच रहा था। रासायनिक बंधन जटिल हो सकते हैं, लेकिन हंसी के माध्यम से जो संबंध बनते हैं उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। घर पहुंचने पर मां की गर्मजोशी भरी मुस्कान और रात्रि भोजन की सुखद सुगंध ने उनका स्वागत किया, जो समीकरणों, हंसी और अस्तित्व से भरे दिन का एकदम सही अंत था। 20 नवंबर 2008 गुरुवार, सुबह 6 बजे। सुबह का सूरज अरित्रा के छोटे से कमरे के फीके पर्दों से होकर अंदर आ रहा था और बिखरी हुई किताबों, नोट्स और उसकी डेस्क पर चमकते हुए हमेशा भरोसेमंद लीजेंडरी सिस्टम इंटरफेस पर सुनहरा रंग बिखेर रहा था। अरित्रा को एक सामान्य दिन की तरह महसूस हुआ, लेकिन उसे शायद ही पता था कि आज का दिन कुछ भी सामान्य नहीं था। जम्हाई लेते हुए और खिंचाव महसूस करते हुए वह अपनी आंखों से नींद पोंछते हुए अपनी डेस्क पर चला गया। उसकी उंगलियां सहज रूप से हिलने लगी, सिस्टम पर उसका अकाउंट डैशबोर्ड खुल गया। लोड हो रहा है। जब नंबर दिखाई दिए तो अरित्रा ने पलकें झपकाईं। फिर उसने फिर से पलकें झपकाईं। $3 करोड़ अंक उसे घूर रहे थे, निर्भीक और निडर। उसका दिल धड़क उठा, फिर तेजी से धड़कने लगा जैसे वह अभी अभी दक्षिण बारासात की सड़कों से भागा हो। $30 मिलियन, वह फुसफुसाया, उसकी आवाज़ अविश्वास और उत्तेजना से कांप रही थी। एक पल के लिए वह बस वहीं बैठा रहा, स्क्रीन को घूरता रहा, वास्तविकता को अपने अंदर समाने का मौका देता रहा। सुबह की शांति ने जो कुछ हुआ था उसकी गंभीरता को और बढ़ा दिया। प्रतिक्रिया, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, एक अजीब सा विजय नृत्य किया, फिर वापस बैठ गया और मन ही मन हंसने लगा। ठीक है, सांस लो, अरित्रा, सोचो। लेकिन सोचना कठिन था जब उसका मन बार बार चिल्ला रहा था, तुम करोड़पति हो। उसके निवेश या उसके द्वारा बनाई गई कंपनी के बारे में किसी को पता नहीं था। न उसके दोस्त, न उसके माता पिता। यह उसकी गुप्त दुनिया थी जो एक आम 12वीं के छात्र के मुखौटे के नीचे छिपी हुई थी। उसका फोन बजा। ये दीप था। दीप, ओई, क्या तुम आज ट्यूशन के लिए आ रहे हो? अरित्रा, हाँ जरूर, बस कुछ चीजें दोहरा रहा हूँ। दीप, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ मिलते हैं, क्लिक करें। अरित्रा ने अपना सिर हिलाते हुए हंसी। आगे की योजना बनाना। धीरे धीरे उत्साह कम होता गया और उसकी जगह एक और जानी पहचानी भावना ने ले ली, अगले सोमवार से शुरू होने वाली 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं का डर। ये परीक्षाएं अंतिम बोर्ड परीक्षाओं के लिए उसकी पात्रता तय करेंगी। उन्होंने सोचा कि 0.5 सेकंड में करोड़पति से तनावग्रस्त छात्र बन जाना। उसने अपना अध्ययन योजना पत्र खोला, जो एक व्यवस्थित कार्यक्रम के बजाय एक अव्यवस्थित सूची थी। विषय, भौतिकी, प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी को संशोधित करने की आवश्यकता है। रसायन विज्ञान, जैविक प्रतिक्रियाएं अभी भी काले जादू जैसी लगती हैं। गणित, कैलकुलस अनुकूल है, प्रायिकता उतनी नहीं। हिंदी, बस ग्रंथों को पढ़ें और सर्वोत्तम की आशा करें। बंगाली, बोलने में निपुण, लिखने में नहीं। अध्ययन मोड। उन्होंने भौतिकी से शुरुआत करने का फैसला किया। विषय था प्रकाशिकी। जैसे ही वह किरण आरेखों को हल कर रहा था, उसका मन $30 मिलियन की ओर चला गया। क्या मुझे और निवेश करना चाहिए? संपत्ति खरीदनी चाहिए? शायद कोई दूसरी कंपनी शुरू करनी चाहिए? अपना सिर हिलाते हुए उसने पुनः अपना ध्यान केंद्रित किया। एक समय में एक ही समस्या, अरित्रा। सचमुच, घंटों बीत गए, केवल उसकी मां के दोपहर के भोजन के लिए फ़ोन करने और कभी कभी परीक्षा के तनाव की शिकायत करने वाले दोस्तों के संदेशों से ही बात बाधित हुई। शाम का चिंतन। सूर्यास्त तक उसका मस्तिष्क भुन चुका था, लेकिन पढ़ाई के अपराध बोध ने उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रसायन विज्ञान की किताब खोली और कार्बनिक प्रतिक्रिया तंत्र को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, मैं इस विषय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे सकता? एक और थकाऊ घंटे के बाद उसने अपनी किताबें बंद कर दी, पीछे झुक गया और छत की ओर देखने लगा। उसने सोचा, अमीर हो या ना हो, परीक्षाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। रात्रि दिनचर्या। सोने से पहले उन्होंने आखिरी बार अपने खाते की जांच की। $30 मिलियन अभी भी उसमें पड़े थे, जो उनके दोहरे जीवन की याद दिला रहे थे, एक किशोर करोड़पति जो हाई स्कूल की परीक्षाओं से जूझ रहा था। कल और पढ़ाई होगी, और शायद भविष्य के लिए थोड़ी योजना बनानी होगी, उसने सोचा और मुस्कुराते हुए नींद में चला गया। 24 नवंबर 2008 सोमवार, प्रातः 5 बजे। अलार्म घड़ी एक अति उत्साही ड्रिल सार्जेंट की तरह जोर से बज रही थी, जो अरित्रा के कमरे की नाजुक खामोशी को तोड़ रही थी। उसका हाथ गर्म कंबल के नीचे से बाहर निकला, नींद से वंचित निंजा की सटीकता के साथ स्नूज बटन दबाने के लिए टटोल रहा था। लेकिन आज कोई साधारण दिन नहीं था, ये भयानक 12वीं प्री बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत थी। आलू की तरह बिस्तर से लुढ़कते हुए अरित्रा ने दीवार पर लगे कैलेंडर को देखा। एक बड़ा, बोल्ड सर्कल जिस पर प्री बोर्ड्स यहाँ से शुरू होते हैं लिखा था, उसे किसी हॉरर मूवी में आने वाली डेडलाइन की तरह घूर रहा था। बढ़िया,
उसने आंखें मलते हुए सोचा, अब तो अकादमिक सर्वनाश शुरू हो गया है। जल्दी से नहाने और आरामदायक नाश्ते के बाद, जो कार्डबोर्ड जैसा लग रहा था, अरित्रा ने अपना बैग उठाया, जो नोट्स, पाठ्य पुस्तकों और अंतिम समय में दोहराए जाने वाले पेपरों से भरा हुआ था, जिन्हें वह शायद देखता भी नहीं। जब वह साइकिल से स्कूल की ओर जा रहा था तो सुबह की हवा ठंडी लग रही थी, लेकिन ताजगी देने के बजाय उसमें आसन विनाश का भार था। दक्षिण बारासात की आमतौर पर जीवंत सड़कें शांत लग रही थीं। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ही अकादमिक युद्ध की ओर बढ़ रहे छात्रों के लिए अपनी सांस रोके हुए था। स्कूल गेट के पास दीप और अर्नब से मिलते हुए अरित्रा ने नाटकीय ढंग से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, ठीक है साथियों, आज हम कलम और प्रार्थनाओं के साथ युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं। और तैयारी का भी घोर अभाव था, दीप ने कहा, उसके चेहरे पर घबराहट और नींद की कमी का मिश्रण था। अर्नब ने हंसते हुए कहा, मैंने रात के 2 बजे तक रिवीजन किया। मेरा दिमाग मैश किए हुए आलू जैसा लग रहा है। अरित्रा ने जवाब दिया, इस समय मसले हुए आलू में संभवतः मेरे मस्तिष्क से भी अधिक जानकारी होती है। स्कूल के मुख्य हॉल को परीक्षा केंद्र में बदल दिया गया था, जहां डेस्क की कतारें निराशा के छोटे छोटे द्वीपों की तरह फैली हुई थीं। सामने लगे ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, भौतिकी प्री बोर्ड परीक्षा। बेशक, हम उस विषय से शुरू करते हैं जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, अरित्रा ने अंदर ही अंदर कराहते हुए कहा। अपनी निर्धारित सीट पर पहुंचकर उसने चारों ओर नजर घुमाई। रिमी 2 पंक्तियों आगे बैठी थी, उसका सिर अपने नोट्स में गड़ा हुआ था। वह तेजी से पन्ने पलट रही थी, जैसे वह 5 मिनट में पूरा पाठ्यक्रम याद करने की कोशिश कर रही हो। निरीक्षक श्री सेन, जो ईंट की दीवार की तरह व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, प्रश्न पत्रों का ढेर लेकर हॉल में दाखिल हुए। उनकी सख्त निगाहें छात्रों पर घूम रही थीं, जिससे धीमी धीमी फुसफुसाहट भी शांत हो गई। अपने बैग अपनी डेस्क के नीचे रखो, बात मत करो, और हाँ, मेरी आंखें बाज जैसी हैं, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज़ एक रस थी, फिर भी किसी तरह से धमकी भरी थी। प्रश्न पत्र वितरित किए गए। अरित्रा ने अपना प्रश्न पत्र पलटा और देखने लगा। प्रश्न 1, एक समान त्वरित गति के लिए गति का समीकरण व्युत्पन्न करें। अरे हाँ, मेरा पसंदीदा, ये दिखावा करना कि मुझे याद है कि यह कैसे करना है, उसने सोचा। इधर उधर देखते हुए उसने देखा कि दीप पहले से ही कुछ लिख रहा था, जैसे कि उसकी कलम पर भूत सवार हो गया हो। अर्नब अपने कागज को घूर रहा था, उसका चेहरा कहीं उलझन और अस्तित्व के संकट के बीच था। ध्यान लगाओ अरित्रा, ध्यान लगाओ। उसने गहरी सांस ली, कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। पहले कुछ सवाल सहजता से पूछे गए, उसका मस्तिष्क किसी तरह उसकी याददाश्त के धूल भरे कोनों से जानकारी खींच रहा था। लेकिन फिर प्रश्न 5 आया। डॉपलर प्रभाव को उचित व्युत्पत्ति और उदाहरणों के साथ समझाइए। डॉपलर प्रभाव, उचित व्युत्पत्ति और उदाहरण के साथ। डॉपलर प्रभाव, डोप्लेस प्रभाव, जैसा उसने सोचा। उत्तरों के स्थान पर कार्टून बनाने की इच्छा को रोकते हुए अरित्रा ने जो भी अर्थपूर्ण लगा उसे लिख दिया। बहुत देर लगने के बाद श्री सेन ने घोषणा की, कलम रख दी है, समय समाप्त हो गया है। अरित्र ने राहत की सांस ली, लिखने से उसका हाथ हट गया था। जैसे ही वे हॉल से बाहर निकले, परीक्षा पश्चात विश्लेषण शुरू हो गया। वह डॉपलर प्रभाव वाला प्रश्न बहुत बुरा था, दीप ने कराहते हुए कहा। अर्नब ने स्वीकार किया, मैंने ध्वनि तरंगों के बारे में कुछ लिखा था और अच्छे परिणाम की आशा की थी। रिमी भी उनकी तरह आंखें घुमाते हुए बोली, तुम लोग बहुत शिकायत करते हो, यह इतना भी बुरा नहीं था। अरित्रा मुस्कुराए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाकई पढ़ाई कर रहा हो। जब वे साइकिल से घर वापस आ रहे थे तो अरित्रा को थकान और राहत का मिश्रित एहसास हो रहा था। एक मारा गया, कई और बाकी हैं, उसने सोचा, मानसिक रूप से अगले दिन की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। 25 नवंबर 2008 मंगलवार, सुबह 5:30 बजे। सुबह का अलार्म किसी अनचाहे मेहमान की तरह बज उठा। अरित्रा कराह उठी, करवट बदली और घड़ी की तरफ घूरने लगी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। कल की भौतिकी की लड़ाई की थकावट अभी भी बनी हुई थी, लेकिन सोने का समय नहीं था। आज अगली चुनौती थी, रसायन विज्ञान। खुद को बिस्तर से घसीटते हुए उसने अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का, ताकि उसके दिमाग को कुछ हद तक सचेत किया जा सके। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसने बुदबुदाया, चलो जीनियस, तुम भौतिकी से बच गए, तुम कुछ मोल्स और प्रतिक्रियाओं को संभाल सकते हो। बिस्तर से उठते ही उसने अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का, ताकि उसके दिमाग को कुछ हद तक सचेत किया जा सके। शीशे में देखते हुए उसने बुदबुदाया, चलो जीनियस, तुम भौतिकी से बच गए, तुम कुछ मोल्स और प्रतिक्रियाओं को संभाल सकते हो। जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद, जो खाने से ज्यादा तनाव जैसा लग रहा था, अरित्रा ने आखिरी बार अपने नोट्स देखे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने उसे घूर कर देखा, प्रतिक्रिया तंत्र को याद करने के उसके प्रयासों का मजाक उड़ाया जो याद नहीं रह पाया। साइकिल से स्कूल जाते समय उसकी मुलाकात दीप और अर्नब से हमेशा की तरह चाय की दुकान के पास हुई। सुप्रभात ज़ॉम्बीज़, अरित्रा ने जम्हाई लेते हुए अभिवादन किया। खुद बोलो, दीप ने जवाब दिया, उसकी आंखें आधी बंद थीं।
मैं आधी रात तक एल्डोल संघनन का पता लगाने की कोशिश करता रहा। अभी भी समझ नहीं आया। अर्नब ने हंसते हुए कहा, मैंने रात 10 बजे हार मान ली। लगा कि रटने से ज्यादा नींद से मदद मिल सकती है। रटने से बेहतर है। यह एक चतुर चाल है, अरित्रा ने बुदबुदाया, हालांकि उसकी खुद की नींद की कमी की स्थिति इससे असहमत थी। हॉल में कल जैसा ही माहौल था, लेकिन आज का दुश्मन अलग था। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, केमिस्ट्री प्री बोर्ड परीक्षा। अपनी सीट पर बैठते ही तीनों ने एक दूसरे को घबराई हुई निगाहों से देखा। रिमी पहले से ही अपने नोट्स पलट रही थी, उसका ध्यान स्थिर था। शुभकामनाएं, अरित्रा फुसफुसाते हुए बोली। जब निरीक्षक सुश्री घोष अंदर आई, उनका चेहरा एस बड़ी ई की तरह ठंडा था जो मुश्किल से काम कर रहा था। पेपर बांटे गए। अरित्रा ने पेपर पलटा और सवालों को देखा। प्रश्न 1, एल्डोल संघनन की क्रियाविधि को उदाहरण सहित समझाइए। अरित्रा ने कागज को घूर कर देखा। बेशक, पहला सवाल दीप का दुर्स्वप्न है। कराह को दबाते हुए उसने लिखना शुरू किया, इस उम्मीद में कि वह उन हिस्सों को याद कर लेगा जिन्हें वह याद नहीं कर पा रहा था। पेपर का बाकी हिस्सा भावनाओं से भरा हुआ था। कुछ सवाल परिचित मित्रों जैसे लगे तो कुछ दूर के रिश्तेदारों जैसे जिन्हें वह मुश्किल से पहचान पाया। आधे रास्ते में ही उनकी कलम रुक गई। प्रश्न 7, जटिल कार्बनिक यौगिकों के लिए IUPAC नामकरण नियमों का वर्णन करें। ऐसा क्यों लगता है कि IUPAC के नियम मुझे भ्रमित करने के लिए ही बनाए गए हैं? उसने सोचा और उत्तर जैसा कुछ लिख दिया। चारों ओर नजर डालने पर पता चला कि दीप बहुत ध्यानमग्न थी और अर्नब अपना सिर खुजला रहा था, मानो उत्तर उसके मुंह से गिर जाएगा। अंततः सुश्री घोष ने घोषणा की, पेन नीचे। जब अरित्रा ने अपनी अकड़न भरी उंगलियां फैलाईं तो उसे राहत महसूस हुई। बाहर पोस्टमार्टम शुरू हुआ। मैं कसम खाता हूं, वह नामकरण प्रश्न किसी दूसरे ग्रह से आया था, दीप ने बड़बड़ाते हुए कहा। अर्नब ने मजाक में कहा, मैंने बस आत्मविश्वास के साथ लिखा। ये भी तो कुछ मायने रखता है न? रिमी भी उनके साथ शामिल हो गई और मुस्कुराने लगी। तुम लड़के हमेशा रसायन विज्ञान को कम आंकते हो। यह इतना भी बुरा नहीं था। Wasn't that bad? अरित्रा हंस पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे परीक्षा के दौरान उसे अस्तित्व का संकट न हो। घर वापस आते समय मुझे हल्का महसूस हुआ। 2 परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। बस 8 और बचे हैं, अरित्रा ने सोचा, मानसिक रूप से अगली चुनौती के लिए तैयार हो रही थी। 26 नवंबर 2008 बुधवार 5:45 पूर्वाह्न। प्री बोर्ड का तीसरा दिन एक परिचित भय के साथ शुरू हुआ। अरित्रा की अलार्म घड़ी फिर से बज उठी, लेकिन इस बार उसने निंजा जैसी सटीकता के साथ इसे शांत कर दिया। उसकी सजगता लगातार 2 दिनों के अकादमिक युद्ध से निखर गई थी। कराहते हुए वह लुढ़क गया और छत को घूरने लगा। आज का गणित, वह विषय जो या तो आपको प्रतिभाशाली होने का एहसास कराता है या आपके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करता है। वह बिस्तर से बाहर निकलकर लड़खड़ाते हुए रसोई घर में पहुंचा, जहां मां ने पहले से ही गर्म चाय का एक कप तैयार कर रखा था। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई युद्ध लड़ा हो। मैंने किया, 2 बार, और आज तीसरी लड़ाई है, अरित्रा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, जैसे कि वह ज्ञान की जादुई औषधि हो। समाकलन, व्युत्पन्न और खतरनाक प्रायिकता समस्याओं से भरे अपने नोट्स को पलटने के बाद अरित्रा ने साइकिल से स्कूल जाने का निर्णय लिया, इस उम्मीद में कि सुबह की हवा उसके दिमाग को शांत कर देगी। दीप और अर्नब से उनके सामान्य स्थान के पास मिलते हुए उन्होंने अति उत्साह के साथ उनका अभिवादन किया। क्या आप संख्याओं की दुनिया पर विजय पाने के लिए तैयार हैं? अरित्रा ने नकली मुस्कान के साथ पूछा। दीप ने कराहते हुए कहा, यदि विजय से तुम्हारा मतलब मुश्किल से जीवित बचना है तो हाँ। अर्नब ने कहा, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैंने सभी समस्याओं को पूरी तरह से हल कर लिया था। जब मैं उठा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रश्न भी नहीं समझ पाया था। परीक्षा हॉल में घबराहट का माहौल था। ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, गणित प्री बोर्ड परीक्षा। अपनी सीट पर बैठते ही अरित्रा ने देखा कि रिमी शांतिपूर्वक अपने नोट्स की समीक्षा कर रही थी और उसमें ऐसा आत्मविश्वास झलक रहा था जिसे देखकर अन्य लोग उनकी तैयारी पर सवाल उठा रहे थे। निरीक्षक श्री दत्ता अंदर आए, उनके कठोर चेहरे ने तुरंत ही बड़बड़ाहट को शांत कर दिया। उन्होंने घोषणा की, निर्देश मिलने तक अपने कैलकुलेटर एक तरफ रखें, कोई बात न करें, और हाँ, अगर कोई नकल करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। प्रश्नपत्र को पलटते हुए अरित्रा ने उसे जल्दी से स्कैन किया। प्रश्न 1, 2x घन 5x जोड़ 1 dx का समाकल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बुरा नहीं है, चलो चलें, उसने पानी में गोता लगाते हुए सोचा। पहले कुछ प्रश्न सहजता से पूछे गए, उनकी कलम पन्नों पर सरक रही थी। लेकिन फिर प्रश्न 7 आया। 5 लाल और 7 नीली गेंदों वाले एक बैग में से 2 लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अरित्रा ने भौहें सिकुड़ीं। प्रायिकता हमेशा जुए जैसी क्यों लगती है? उन्होंने कुछ गणनाएं लिखीं, इस उम्मीद में कि गणित के देवता दयालु होंगे। लगभग आधे रास्ते में अरित्रा को वृत्तों और स्पर्शरेखाओं से संबंधित एक कठिन ज्यामिति समस्या का सामना करना पड़ा।
दीप की ओर देखते हुए उसने देखा कि वह गुस्से में कुछ मिटा रहा था। अर्नब ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी उत्तर पुस्तिका पर ध्यान लगा रहा हो। अरित्रा ने आह भरते हुए दबी जुबान में कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या एक पूर्ण वृत्त बनाने से मुझे अतिरिक्त अंक मिलेंगे। श्री दत्ता ने अंततः घोषणा की, समय समाप्त हो गया है। कलम नीचे रखें। अरित्रा ने अपनी अकड़न भरी उंगलियां फैलाईं, उसे राहत और अनिश्चितता दोनों महसूस हुई। बाहर समूह अपने पारंपरिक परीक्षा पश्चात बहस सत्र के लिए एकत्र हुआ। वह ज्यामिति का प्रश्न एक जाल था, दीप ने कराहते हुए कहा। अर्नब ने कबूल किया, मैंने बहुत आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखा, जबकि मुझे 70% यकीन था कि यह गलत है। अर्नब ने कबूल किया, मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा, हालांकि मुझे 70% यकीन है कि यह गलत है। रिमी भी उनके साथ शामिल हो गई, मुस्कुराते हुए। यह इतना बुरा नहीं था, बस ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। ध्यान केंद्रित करो, अरित्रा ने हंसते हुए कहा। मैं मानसिक रूप से टूट न जाऊं, इस पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। साइकिल से घर लौटते हुए अरित्रा ने दिन भर की घटनाओं पर विचार किया। 3 हार गए और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन जीवित रहना भी जीत के बराबर है। 6 दिसंबर 2008 शनिवार शाम 4 बजे अंतिम परीक्षा की अंतिम घंटी बजी, जो गलियारों में आज़ादी की मधुर ध्वनि की तरह गूंज रही थी। अरित्रा ने अपनी कलम नीचे रख दी, अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और एक नाटकीय आह भरी जिसने परीक्षा हॉल में कुछ लोगों के सिर घुमा दिए। लगातार लिखने के कारण उसका हाथ अकड़ गया था, उसका दिमाग समीकरणों, सूत्रों और निबंधों की अधिकता से भुन गया था। लेकिन ये खत्म हो चुका था। अंततः उसने सोचा, जानवर मारा गया। जैसे ही निरीक्षक ने अंतिम उत्तर पुस्तिकाएं लीं, अरित्रा ने दीप और अर्नब की ओर विजयी दृष्टि से देखा, जो युद्ध से लौट रहे सैनिकों की तरह समान रूप से राहत महसूस कर रहे थे। बाहर निकलते ही तीनों का स्वागत सर्दियों के सूरज ने किया, जिससे स्कूल के मैदान पर सुनहरी चमक फैल गई। छात्र परीक्षा के बाद की चहल पहल, सवालों का विश्लेषण और उत्तरों की तुलना से गुलजार थे, लेकिन अरित्रा को भयावहता को फिर से देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा, अब परीक्षाओं के बारे में बात नहीं करनी है। अब आधिकारिक तौर पर छुट्टियों का समय है। दीप मुस्कुराया, सहमत हूं, मैं अगले 2 हफ्तों तक सिलेबस शब्द नहीं सुनना चाहता। अर्नब हंसे, या संशोधन, ये शब्द मुझे पीटीएसडी देता है। वे साइकिल से अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर पहुंचे, जो उनकी परीक्षा के बाद की आज़ादी की यात्रा का पहला पड़ाव था। गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाईं। हमें एक मूवी मैराथन रखनी चाहिए, दीप ने सुझाव दिया। अर्नब ने कहा, और शायद क्लब ग्राउंड पर क्रिकेट मैच भी हो सकता है। अरित्रा ने सोच समझकर सिर हिलाया। और खूब सोना, मैं अपने बिस्तर के साथ रिश्ता शुरू कर रही हूं। वे जोर से हंसने लगे, परीक्षा का तनाव चाय की प्रत्येक चुस्की के साथ पिघल रहा था। जब अरित्रा घर पहुंचा तो मां ने मुस्कुराते हुए दरवाजे पर उसका स्वागत किया। सब हो गया? उसने पूछा। हाँ, मैं आधिकारिक तौर पर छुट्टी पर हूं, अरित्रा ने नाटकीय ढंग से अपना बैग दालान में गिराते हुए कहा। मां ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें आराम मिलना चाहिए, आज रात का खाना तुम्हारा पसंदीदा है। भरपेट खाना खाने के बाद अरित्रा बिस्तर पर लेटी हुई संतुष्ट आह भरते हुए छत को घूर रही थी। कोई पाठ्यपुस्तक नहीं, कोई नोट्स नहीं, बस आज़ादी का सुकून देने वाला सन्नाटा। छुट्टियों का दौर सक्रिय हो गया है, उसने सोचा, और मुस्कुराते हुए वह कई सप्ताह बाद आई सबसे शांतिपूर्ण नींद में चला गया। सुबह का सूरज अरित्रा की खिड़की से झांक रहा था, उसके कमरे में सुनहरी रोशनी की लकीरें बिखेर रहा था। कोई अलार्म घड़ी नहीं बज रही थी, उसकी मेज पर कोई पाठ्यपुस्तकें नहीं बिखरी थीं, बस छुट्टियों की मधुर अविचल शांति थी। आलस से हाथ फैलाते हुए वह मुस्कुराया, आखिरकार आज़ादी। लेकिन आज कोई छुट्टी का दिन नहीं था, ये रिमी के साथ बहुप्रतीक्षित क्रिकेट मैच का दिन था। हफ्ते भर पहले की गई एक दोस्ताना चुनौती, आधी गंभीर आधी इश्कबाजी, लेकिन अब ये दर्शकों के लिए एक योग्य आयोजन की तरह लग रहा था। मां द्वारा बनाए गए लूची और आलू दम के नाश्ते के बाद अरित्रा ने अपना पुराना क्रिकेट बैट उठाया, जिसे उसके कोने से धूल झाड़कर निकाला गया था, जैसे कि वह परीक्षा से पहले की जिंदगी का कोई अवशेष हो। एक साधारण काली टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहने हुए वह एक विद्वान की तरह कम और अपने बचपन को वापस पाने के लिए तैयार एक लड़के की तरह ज्यादा दिख रहा था। स्थानीय क्लब ग्राउंड पर दीप और अर्नब पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनके क्रिकेट के कपड़े इस तरह फैले हुए थे जैसे वे पेशेवर खिलाड़ी हों जो किसी चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हों। देखो, आखिरकार किसने अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करने का निर्णय लिया, दीप ने चिढ़ाते हुए कहा, जब अरित्रा नाटकीय अंदाज में अपने कंधे पर बल्ला टिकाते हुए आया। प्रवेश करना पड़ा, अरित्रा ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। कुछ ही देर बाद रिमी आई, उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था, उसका क्रिकेट बैट उसके कंधे पर आराम से टिका हुआ था। उसने हल्के नीले रंग की जर्सी पहनी हुई थी, जिससे वह अरित्रा की अपेक्षा से कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी लग रही थी। हारने के लिए तैयार हो? वह मुस्कुराए।
मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था, अरित्रा ने जवाब दिया। उसके आत्मविश्वास में थोड़ी घबराहट छिपी थी। टीमें बनाई गईं, अरित्रा, दीप और अर्नब बनाम रिमी और उसके दोस्त। यह एक दोस्ताना मैच था, लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना निर्विवाद थी। अरित्रा ने बल्लेबाजी की शुरुआत की। पहली कुछ गेंदें आसान सिंगल्स थीं, लेकिन जैसे ही रिमी ने गेंदबाजी संभाली, असली खेल शुरू हुआ। चलो देखते हैं कि तुम इसे संभाल सकते हो या नहीं, रिमी ने गेंद को अपने हाथों में घुमाते हुए कहा। पहली गेंद लगभग परफेक्ट ऑफ स्पिन थी, जो बमुश्किल स्टंप से टकराए। अरित्रा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। बुरा नहीं है, उन्होंने अगले के लिए तैयारी करते हुए स्वीकार किया। अगली गेंद, छक्का, सीधा रिमी के सिर के ऊपर से। भाग्यशाली शॉट, उसने आश्चर्य छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। वास्तव में कौशल, अरित्रा ने आंख मारते हुए उत्तर दिया। लेकिन रिमी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसकी अगली गेंद एक तेज यॉर्कर थी और अरित्रा ने उसे गलत तरीके से खेला, जिससे स्टंप उड़ गए। पकड़ा, वह खुशी से बोली और विजयी मुस्कान के साथ उसके पास से भागी। अरित्रा हंसते हुए मैदान से बाहर चली गईं। मैंने तुम्हें वह लेने दिया, उन्होंने मजाक में कहा, जिस पर दीप और अर्नब ने मजाकिया अंदाज में उनका मजाक उड़ाया। खेल के बाद वे सभी एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में बैठे, नाश्ता किया और हंसी मजाक किया। मान लो, मैं बेहतर खिलाड़ी हूँ, रिमी ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं मानती हूँ कि तुम भाग्यशाली हो, अरित्रा ने उसकी ओर बिस्किट फेंकते हुए कहा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जमीन पर सुनहरी चमक छाने लगी। अरित्रा को कुछ एहसास हुआ। ये सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं था, यह इन पलों के बारे में था, हंसी, चिढ़ाना, यादें। परीक्षाएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन दोस्ती और क्रिकेट मैच तो असली खुशी हैं। नवंबर के आखिर में सर्दियों की हवा में हल्की ठंडक थी, जो अरित्रा की खिड़की से गुजर रही थी। जबकि वह अपने लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा था, उसकी हल्की चमक उसकी तीखी, गणना करने वाली आंखों को रोशन कर रही थी। संख्याएं उसके सामने नाच रही थीं, मुनाफा, निवेश और बाजार के रुझान। लेकिन एक संख्या स्थिर थी, जो ऊपर दाएं कोने में बड़े अक्षरों में उकेरी गई थी, $30 मिलियन। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसके होठों के कोने पर एक धूर्त मुस्कान थी। कुछ महीने पहले वह एक साधारण कक्षा 12 का छात्र था, जो भौतिकी के समीकरणों को रट रहा था और प्री बोर्ड परीक्षाओं से डर रहा था। अब उसके पास इतनी बड़ी दौलत थी कि वह एक छोटे से देश का खर्च उठा सकता था, या कम से कम जीवन भर के लिए पर्याप्त समोसे खरीद सकता था। लेकिन अरित्रा को समोसे की परवाह नहीं थी, उसे सत्ता की परवाह थी। ऐसी सत्ता जो परीक्षा में रैंक या रिपोर्ट कार्ड से नहीं, बल्कि व्यवसायों, संपत्तियों और लोगों को नियंत्रित करने से आती थी। उसके माता पिता, इस बात से अनजान, अगले कमरे में सो रहे थे और सोच रहे थे कि उनका बेटा भी WBJE की तैयारी कर रहा एक और बंगाली लड़का है। काश वे जानते, उसने सोचा और खुशी से अपना सिर हिलाया। लेकिन गद्दे के नीचे छिपी दौलत सिर्फ कागज थी। अब कुछ वास्तविक बनाने का समय आ गया था। अरित्रा की उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थीं, स्प्रेडशीट, नक्शे और संपत्ति की लिस्टिंग खोल रही थीं। उसे एक कंपनी की जरूरत थी, एक असली कंपनी, एक ऐसा मुखौटा जो उसकी सफलता को छुपा सके, छायादार, अवैध अर्थों में नहीं, बल्कि एक वैध व्यापारिक साम्राज्य के रूप में। एक छोटी सी आंतरिक बहस के बाद उसने तय किया कि एन इंडस्ट्रीज सरल, पेशेवर और सबसे महत्वपूर्ण बात, विनम्र कार्यालय साल्ट लेक सेक्टर वी में होना चाहिए था, कोलकाता का IT केंद्र। इसकी क्षितिज रेखा कांच की इमारतों से भरी हुई है, तकनीकी कंपनियों से गुलजार है और लोगों से भरी हुई है जो एक किशोर CEO की परवाह करने के लिए इतने व्यस्त हैं। फैक्ट्री के लिए बरुईपुर अधिक उपयुक्त था। यह शहर से इतनी दूर था कि लोगों की नज़रें उस पर नहीं पड़ती थीं, लेकिन रसद को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त नज़दीक था। साथ ही कोई भी यह उम्मीद नहीं करेगा कि 17 साल का कोई लड़का खेतों और धूल भरी सड़कों के बीच बसी एक फैक्ट्री का मालिक होगा। अगले दिन अरित्रा ने उसी तरह की पोशाक पहनी। उसकी कैजुअल टी शर्ट और फीकी जीन्स गायब हो गई। उसने एक कुरकुरी काली शर्ट पहनी, जिसे उसने औपचारिक पतलून में बड़े करीने से टक किया, और उसके ऊपर एक ब्लेजर पहना जो बिल्कुल भी फिट नहीं था, क्योंकि वह उसका नहीं था। यह उसके चचेरे भाई का था, जिसे पता ही नहीं था कि वह गायब है। शीशे में एक त्वरित नज़र डाली और उसने खुद को सिर हिलाया। CEO वाइब्स, चेक। घर से चुपके से बाहर निकलना उम्मीद से ज्यादा आसान था। उसके माता पिता को लगा कि वह किसी दोस्त के घर ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा है। क्लासिक बहाना, हर बार काम आया। सुबह होते होते वह खुद को साल्ट लेक सेक्टर वी में एक 4 मंजिला इमारत के सामने खड़ा पाता है। सर्दियों की धूप में कांच की खिड़कियां चमकती हैं, जो IT हब की चहल पहल भरी जिंदगी को दर्शाती हैं। यह उसके साम्राज्य का चेहरा होगा। अंदर उसकी मुलाकात प्रताप सेन से हुई, जो एक रियल एस्टेट एजेंट था, जिसके बाल झड़ रहे थे और मूंछें इतनी घनी थीं कि वह रहस्य छिपा सकता था। प्रताप ने एक बार संदेह से अरित्रा को देखा, स्पष्ट रूप से यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह किशोर लड़का एक गंभीर खरीदार है। बालों की रेखा और मूंछें इतनी मोटी कि रहस्य छिपा सकें।
प्रताप ने एक बार अरित्रा को संदेह से देखा, स्पष्ट रूप से इस किशोर लड़के के गंभीर खरीदार होने के विचार को समेटने की कोशिश की। तो आप यहाँ संपत्ति देखने आए हैं? प्रताप ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, अरित्रा ने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ स्थिर थी, जिसमें नकली आत्मविश्वास झलक रहा था। चलो समय बर्बाद न करें। प्रताप ने उसे बिल्डिंग में घुमाया, स्क्वायर फुटेज, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी, पार्किंग स्पेस के बारे में विस्तार से बताया, ऐसी चीजें जिनकी अरित्रा को परवाह थी। वास्तव में वह मन ही मन ये हिसाब लगा रहा था कि वह प्रत्येक मंजिल पर कितने कर्मचारियों को रख सकता है। अंततः वे एक साफ सुथरे सम्मेलन कक्ष में एक दूसरे के सामने बैठे। शहर का शोर कांच की दीवारों के पीछे दबा हुआ था। कांच की दीवारें, कीमत 1.2 करोड़ रुपये है, प्रताप ने बड़ों से मोल तोल करने के आदी व्यक्ति की तरह अपनी उंगलियां एक साथ रखते हुए कहा। अरित्रा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। अगर हम आज सौदा पूरा कर लें तो मैं तुम्हें 1.1 करोड़ रुपये दूंगा। प्रताप ने एक छोटी सी कृपालु हंसी हंसते हुए कहा, यह कोई कैंडी की दुकान नहीं है, नौजवान। अरित्रा झुकी और उसकी आंखों में आंखें डाल लीं। और मैं यहाँ कैंडी खरीदने नहीं आई हूँ। लड़के के लहजे में कुछ ऐसा था, या शायद उसकी निगाहों में आत्मविश्वास, जिससे प्रताप को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। तनावपूर्ण चुप्पी के बाद उसने आखिरकार सिर हिलाया। 1.15 करोड़ रुपये, अंतिम प्रस्ताव। अरित्रा ने बिना पलक झपकाए मुस्कराते हुए डाउन पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। प्रताप के चेहरे पर संदेह की जगह हल्का विस्मय छा गया जब उसने लेनदेन की पुष्टि की। किशोर सीईओ के लिए 1 अंक। उस दोपहर बाद अरित्रा ने खुद को बरुईपुर में पाया, एक धूल भरे भूखंड के बीच में खड़ा था, जो संभावित फैक्ट्री साइट थी। मिट्टी की हल्की गंध दूर से आ रही यातायात की गड़गड़ाहट के साथ मिल गई थी। मालिक श्री मुखर्जी 60 के दशक के उत्तरार्ध में एक कमजोर व्यक्ति थे, जिनकी दयालु आंखें और जमीन से स्पष्ट लगाव था। भूमि पर, मुखर्जी ने कहा, यह भूखंड मेरे परिवार में कई पीढ़ियों से है। उनकी आवाज में पुरानी यादें ताज़ा थीं। अरित्रा ने सोच समझकर सिर हिलाया, हालांकि उसका दिमाग पहले से ही संभावित उत्पादन क्षमताओं की गणना कर रहा था। और यह किसी महान चीज की नींव होगी, उसने सहजता से उत्तर दिया। मैं सिर्फ जमीन नहीं खरीद रहा हूं, मैं इसके भविष्य में निवेश कर रहा हूं। मुखर्जी ने हल्के से हंसते हुए कहा, इतनी कम उम्र में भी तुम बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करती हो। युवा, अरित्रा ने कंधे उचका दिए। उम्र तो बस एक संख्या है, दूरदृष्टि ही मायने रखती है। अंततः दूरदृष्टि और 90 लाख रुपए की मदद से सौदा पक्का हो गया। 90 लाख रुपए में सौदा पक्का हो गया। कार्यालय और फैक्ट्री सुरक्षित होने के बाद अरित्रा का अगला काम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो संचालन का प्रबंधन कर सके। उसे एक सचिव की जरूरत थी, कॉफी लाने वाला नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो रसद, मीटिंग और कागजी कार्रवाई संभाल सके, जबकि वह स्कूल, गुप्त स्टॉक ट्रेडिंग और कभी कभी अस्तित्व संबंधी संकटों से जूझता रहे। इशिता रॉय एक तेज तर्रार, सीधी सादी एमबीए ग्रेजुएट, जिसकी आंखें कांच को काट सकती हैं। वे पार्क स्ट्रीट के एक कैफे में मिले, जहां अरित्रा अपनी उम्र से ज्यादा दिखने की बहुत कोशिश कर रहा था। तो आप सीईओ हैं? उसने पूछा, उसके हर शब्द में संदेह झलक रहा था। ये सही है, अरित्रा ने जवाब दिया और कॉफी को मार्टिनी की तरह पिया। आप जवान दिखते हो, अरित्रा ने एक विनम्रतापूर्ण मुस्कान बिखेरी। मुझे दूरदर्शी शब्द ज्यादा पसंद है। इशिता हंसी नहीं, लेकिन वह बाहर भी नहीं गई। रणनीतिक विराम और सावधानीपूर्वक तैयार किए गए उत्तरों से भरे 30 मिनट के गहन साक्षात्कार के बाद वह नौकरी के लिए सहमत हो गई, -70,000 रुपये प्रति माह और प्रदर्शन बोनस के लिए। जैसे ही वह कैफे से बाहर निकला, अरित्रा को एड्रेनालाइन का एहसास हुआ। वह आधिकारिक तौर पर एक सीईओ बन गया था, जिसके पास एक दफ्तर, एक फैक्ट्री और एक सेक्रेटरी थी। 17 साल के लड़के के लिए यह बुरा नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे। उसकी माँ दरवाजे पर हाथ जोड़े बंगाली माँ की तरह खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, जो कहती थी, अपना स्पष्टीकरण दो। तुम कहाँ थे? उसने पूछा। समूह अध्ययन, अरित्रा ने बिना कोई क्षण चूके उत्तर दिया। किसके साथ? दोस्त। नाम? अरित्रा ने अपने उन सहपाठियों के नाम बताए जिनसे उसने कई सप्ताह से बात नहीं की थी। उसके पिता ने अखबार से झांक कर पूछा, क्या तुमने खाना खाया? हाँ, अरित्रा ने झूठ बोला। उसकी माँ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। मुश्किल से अपने कमरे में सुरक्षित, अरित्रा अपने बिस्तर पर गिर पड़ा, छत को घूरता रहा। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने करोड़ों के सौदे किए थे, एक पेशेवर को काम पर रखा था और अपने साम्राज्य की नींव रखी थी, ये सब एक भी स्कूल असाइनमेंट मिस किए बिना। ये तो बस शुरुआत है, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। और इसके साथ ही वह लड़का जो लाखों लोगों को नियंत्रित करता था, अपने छोटे अव्यवस्थित कमरे में सो गया। वह भी एक किशोर था जिसके सपने इतने बड़े थे कि वे किताबों के बीच समा नहीं सकते थे। सुबह की हल्की धूप अरित्रा के कमरे के पतले पर्दों से होकर अंदर आ रही थी और उसकी स्टडी टेबल पर लंबी सुनहरी रेखाएं बना रही थी, जो किताबों और लिखे हुए नोट से अटी पड़ी थी।
लेकिन आज न्यूटन के नियमों या कैलकुलस डेरिवेटिव्स के बारे में नहीं था। आज साम्राज्य निर्माण के बारे में था। अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठे हुए अरित्रा अपने फ़ोन को घूरते हुए अपनी टू डू सूची को स्क्रॉल कर रहा था। पिछली रात की डील को सील करने की एड्रेनालाइन फीकी पड़ गई थी। उसकी जगह अब आगे क्या होने वाला है, इसकी शांत रोमांच ने ले ली थी। साल्ट लेक में ऑफिस उसका था। बरुईपुर में ज़मीन सुरक्षित थी, लेकिन खाली इमारतों और बंजर ज़मीन ने साम्राज्य नहीं बनाए, लोगों ने बनाए। और अब सही लोगों को शामिल करने का समय आ गया था। उसने अपना फ़ोन उठाया, अपने नए सेव किए गए संपर्क पर टैप किया और लाइन बजने का इंतजार करने लगा। हेलो, उनकी नवनियुक्त सचिव इशिता रॉय की तीखी, पेशेवर आवाज़ आई। अरित्रा पीछे झुक गया, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई। अब काम शुरू करने का समय आ गया है। गुड मॉर्निंग इशिता, उसने सहजता से कहा। मेरे पास आज तुम्हारे लिए कामों की एक सूची है। नोट्स लेने के लिए तैयार हो। दूसरी तरफ से कुछ देर के लिए विराम आया। हमेशा, सर, उसने जवाब दिया, उसका स्वर हमेशा की तरह तीखा था। कार्य 1, सही बिल्डरों को ढूंढना। सबसे पहले, अरित्रा ने कहा, हमें बारुईपुर में फैक्ट्री प्रोजेक्ट को संभालने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की ज़रूरत है। ये लगभग 5 एकड़ ज़मीन है और मुझे कुछ चाहिए। बड़ा, सिर्फ एक सामान्य गोदाम नहीं। यह अलग दिखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि यह अनावश्यक ध्यान आकर्षित करे। कार्यात्मक, कुशल और स्केलेबल। इशिता ने सोच समझकर कहा, मैं कुछ फर्मों को जानती हूँ। इनमें से एक है कोलकाता इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो शहर की शीर्ष औद्योगिक निर्माण कंपनियों में से एक है। उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट संभाले हैं और वे विवेकशील हैं। अरित्रा की उंगलियां उसकी मेज़ पर लयबद्ध तरीके से टैप कर रही थीं। बहुत बढ़िया, मीटिंग शेड्यूल करो, अगर संभव हो तो आज ही। मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। 2 घंटे के भीतर इशिता ने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री राघव बैनर्जी के साथ साल्ट लेक सेक्टर वी के पास एक कैफे में बैठक की व्यवस्था कर दी। अरित्रा जल्दी आ गया, साधारण कपड़े पहने हुए, लेकिन अधिकारपूर्ण मुद्रा में जो उसकी उम्र को जुठला रही थी। श्री बैनर्जी, जो 40 के दशक के आसपास के व्यक्ति थे, तीखे चेहरे और करीने से कटी दाढ़ी वाले, समय पर पहुंच गए। उन्होंने हाथ मिलाया और अपने युवा दिखने वाले ग्राहक को देखते हुए उनके चेहरे पर विनम्रता और उत्सुकता थी। मिस्टर नस्कर, मुझे लगता है, राघव ने अरित्रा के सामने वाली सीट पर सरकते हुए कहा। हाँ, अरित्रा ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। चलो सीधे काम पर आते हैं। उन्होंने एक टैबलेट निकाला और देर रात तक अपने द्वारा तैयार किए गए डिजिटल ब्लूप्रिंट और स्केच को देखते रहे। मेरे पास बरुईपुर के पास 5 एकड़ जमीन है। मुझे एक फैक्ट्री बनवानी है, एक आधुनिक औद्योगिक परिसर जिसमें एकीकृत कार्यालय स्थान, भंडारण इकाइयां और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियां हों। बरुईपुर के पास जमीन का एक टुकड़ा। मुझे एक फैक्ट्री बनवाने की ज़रूरत है, एक आधुनिक औद्योगिक परिसर जिसमें एकीकृत कार्यालय स्थान, भंडारण इकाइयां और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियां हों। राघव की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। बहुत बढ़िया योजनाएं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ, व्यवसाय का फोकस क्या है? अरित्रा ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। बस इतना ही कहूँ कि यह एक तकनीकी उद्यम है जिसमें विभिन्न हित हैं। उन्होंने परियोजना पर विस्तार से चर्चा की, निर्माण सामग्री, समय सीमा, बजट। अरित्रा चाहती थी कि अगले 8 महीनों के भीतर कारखाना चालू हो जाए, एक ऐसी मांग जिसने राघव के पेशेवर संयम को थोड़ा सा झकझोर दिया। संसाधनों को शीघ्रता से उपलब्ध कराना, राघव ने सावधानी से कहा, हमें जल्दी से संसाधन जुटाने होंगे। बजट काफ़ी बड़ा होगा। अरित्रा आगे झुकी और उसकी आंखों में आंखें डाल लीं। पैसा कोई मुद्दा नहीं है, दक्षता मुद्दा है। ऐसा लगा कि मामला सुलझ गया। अनुबंध का मसौदा तैयार हो गया, जिसमें अरित्रा ने परियोजना को शुरू करने के लिए 50 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया। जब उन्होंने हाथ मिलाया तो राघव ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, जिज्ञासावश, आपकी उम्र कितनी है? अरित्रा मुस्कुराए, तुम्हारी तनख्वाह पर हस्ताक्षर करने लायक उम्र हो गई है। सूची में अगला काम साल्ट लेक में खाली पड़े ऑफिस स्पेस को अपने साम्राज्य के केंद्र में बदलना था। पता ब्लॉक EPG 42, सेक्टर वी, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता। जल्द ही न केवल उन्हें बल्कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। कार्यालय में वापस आकर अरित्रा ने सेटअप पर चर्चा करने के लिए इशिता से मुलाकात की। उसने पहले से ही एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रखा था, जिसमें फर्नीचर कैटलॉग और उपकरणों की सूची भी शामिल थी। हमें वर्कस्टेशन, कॉन्फ्रेंस रूम सेटअप, हाई स्पीड सर्वर, एर्गोनोमिक कुर्सियों की आवश्यकता होगी। उसने कुशलतापूर्वक सूचीबद्ध किया। अरित्रा ने हाथ हिलाकर उसे नकार दिया। बुनियादी चीज़ों को छोड़ो, बड़ा सोचो। मुझे एक चिकना, आधुनिक डिज़ाइन चाहिए, कांच के विभाजन, न्यूनतम सौंदर्य शास्त्र, उन्नत सुरक्षा प्रणाली, स्मार्ट डिवाइस, स्वचालित प्रकाश व्यवस्था। इसे भविष्योन्मुखी लेकिन पेशेवर बनाएं। विभाजन, न्यूनतम सौंदर्य शास्त्र, उन्नत सुरक्षा प्रणालियाँ, स्मार्ट डिवाइस, स्वचालित प्रकाश व्यवस्था। इसे भविष्योन्मुखी लेकिन पेशेवर बनाएं। इशिता ने सिर हिलाते हुए नोट लिखे। और कार्यकारी कार्यालय के लिए
अरित्रा मुस्कुराए। इसे ऐसा बनाओ कि ऐसा लगे कि यह मेरी उम्र से दुगुनी उम्र के किसी व्यक्ति का है। बड़ी मेज, चमड़े की कुर्सी, ऐसा नज़ारा जो चिल्लाकर कहे कि मैं इस जगह को चलाता हूँ। दिन के अंत तक कस्टम मेड ऑफिस डेस्क से लेकर आयातित जर्मन कॉफ़ी मशीनों तक हर चीज़ के लिए ऑर्डर दिए गए। अरित्रा ने हर विवरण को उसी ध्यान के साथ मंजूरी दी जिस तरह से वह अपने स्टॉक ट्रेडों पर देता था। बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ अब अपने साम्राज्य को आधिकारिक नाम देने का समय आ गया था। इशिता के साथ देर रात के भोजन के दौरान उन्होंने कंपनी के नामों पर विचार विमर्श किया। नास्कर इनोवेशन बहुत स्पष्ट और फ्यूचरटेक ग्लोबल बहुत सामान्य जैसे विकल्पों को अस्वीकार करने के बाद अरित्रा ने नास्कर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर सहमति जताई। सरल, व्यावसायिक, याद रखने में आसान। इशिता ने कानूनी कागजी कार्रवाई संभाली और कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में पंजीकृत कराया। लेकिन अरित्रा का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, हमें प्रतिभा की आवश्यकता है। भर्ती नोटिस का मसौदा तैयार करें। इसमें विवरण अस्पष्ट रखें, लेकिन ये स्पष्ट रखें कि हम तकनीक और संचालन में सर्वश्रेष्ठ दिमाग की तलाश कर रहे हैं। इशिता ने सिर हिलाया। आप विज्ञापन कहाँ प्रकाशित करवाना चाहते हैं? अरित्रा मुस्कुराए। टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर संभव हो तो फ्रंट पेज। उसने पलकें झपकाईं। ये तो महत्वाकांक्षी है। मैं भी ऐसा ही हूं, उसने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। अगले 48 घंटों के भीतर विज्ञापन तैयार हो गया। एक स्पष्ट बोल्ड अक्षरों वाला न्यूनतम लेआउट। रॉकेट नास्कर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड रॉकेट। हम भर्ती कर रहे हैं। हमारी बढ़ती टीम में शामिल होने के लिए जोशीले इनोवेटर्स, समस्या समाधानकर्ताओं और सपने देखने वालों की तलाश है। उपलब्ध पद, टेक डेवलपर्स, विश्लेषक, संचालन प्रबंधक। अभी आवेदन करें। ईमेल पता, संपर्क नंबर। हमारे साथ मिलकर भविष्य को आकार दें। इशिता द्वारा अंतिम विज्ञापन प्रकाशन के लिए भेजे जाने पर अरित्रा संतुष्ट होकर पीछे झुक गई। उस रात बाद में अरित्रा अपनी डेस्क पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप की चमकती स्क्रीन को घूर रहा था। उसके माता पिता लिविंग रूम में थे, रोजमर्रा की बातें कर रहे थे, स्कूल की घटनाएं, पड़ोस की गपशप, रात के खाने में क्या पकाना है। यदि उन्हें पता चल जाए कि उसने पिछले सप्ताह क्या किया है तो वे शायद बेहोश हो जाएंगे। साल्ट लेक में एक कंपनी का कार्यालय, बारुईपुर में उभरता हुआ एक कारखाना, उनके नाम से पंजीकृत एक प्रौद्योगिकी फर्म, और जल्द ही ऐसे कर्मचारी जिन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनका सीईओ एक किशोर था, अभी भी उनके रसायन विज्ञान के प्रायोगिक कार्य के बारे में चिंतित थे। अरित्रा मन ही मन मुस्कुराया। ये तो एक शुरुआत है। सर्दियों की हल्की धूप धीरे धीरे अरित्रा के कमरे की धूल भरी खिड़कियों से होकर अंदर आ रही थी, जो WBJEE की तैयारी की किताबों, लिखे हुए नोट्स और पुराने कैसियो कैलकुलेटर से भरे डेस्क पर एक मंद रोशनी डाल रही थी। लेकिन आज का दिन अकादमिक फार्मूलों या भौतिकी की समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं था। आज का दिन भविष्य के निर्माण के बारे में था। अरित्रा अपनी चरमराती लकड़ी की कुर्सी पर क्रॉस लेग बैठा था। उसके लेजेंडरी सिस्टम की हल्की गुनगुनाहट उसके लैपटॉप स्क्रीन पर चमक रही थी। इंटरफेस के जरिए आगे बढ़ते हुए उसका दिल उत्सुकता से तेजी से धड़क रहा था। एक ऐसा पोर्टल जो न केवल डेटा के लिए था बल्कि उन्नत तकनीक के शस्त्रागार के लिए भी था, जो दुनिया से छिपा हुआ था फिर भी उसकी उंगलियों पर उपलब्ध था। अब भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का समय आ गया है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखें दृढ़ निश्चय से सिकुड़ गईं। सिस्टम का डैशबोर्ड धीरे धीरे धड़कता हुआ उन श्रेणियों को प्रदर्शित करता हुआ जो प्रभुत्व के ब्लूप्रिंट की तरह लग रही थीं। अरित्रा ने लेबल वाले टैब के माध्यम से नेविगेट किया। मोबाइल हार्डवेयर घटक, असेंबली लाइन, प्रौद्योगिकी, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, उत्पादन, मशीनरी। उनकी उंगलियां मोबाइल हार्डवेयर कंपोनेंट्स टैब पर घूमी और एक हल्की क्लिक के साथ स्क्रीन एक विस्तृत होलोग्राफिक ब्लूप्रिंट में विस्तारित हो गई, जो स्मार्टफोन के मूल भागों में विघटित हो गई। प्रत्येक घटक पहेली के टुकड़ों की तरह चमक रहा था जो इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे। सिस्टम सक्रिय। स्वागत है, अरित्रा नस्कर। श्रेणी, मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी। प्राथमिक घटक, डिस्प्ले पैनल, बैटरी, प्रोसेसर, CPU और GPU, मदरबोर्ड, कैमरा मॉड्यूल, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, स्पीकर और ऑडियो सिस्टम, कनेक्टिविटी मॉड्यूल, 3G, ब्लूटूथ, वाई-फाई, आवरण सामग्री, सेंसर, फिंगरप्रिंट, एक्सेलेरोमीटर आदि। चलो डिस्प्ले से शुरू करते हैं, अरित्रा ने डिस्प्ले पैनल्स का चयन करते हुए कहा। डिस्प्ले पैनल विकल्प, TFT LCD बेसिक $150 प्रति यूनिट, IPS LCD बढ़ी हुई स्पष्टता $200 प्रति यूनिट, एमोलेड जीवंत रंग $300 प्रति यूनिट, लचीला OLED बैंडेबल प्रौद्योगिकी $700 प्रति यूनिट, लॉक क्वांटम डॉट डिस्प्ले अल्ट्रा HD $1200 प्रति यूनिट, लॉक पारदर्शी डिस्प्ले $5000 प्रति यूनिट, लॉक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डिस्प्ले $20000 प्रति यूनिट, लॉक रेटिना X डिस्प्ले उच्च घनत्व स्पष्टता $1800 प्रति यूनिट, लॉक नैनो ग्लास पैनल स्क्रैच प्रूफ $250 प्रति यूनिट, इंक डिस्प्ले बैटरी कुशल $180 प्रति यूनिट। अरित्रा ने पीछे झुककर विकल्पों का विश्लेषण किया।
लचीला ओलेड क्रांतिकारी होगा, लेकिन 2008 में इससे बहुत से लोगों की भौहें तन जाएंगी। एक क्षण विचार करने के बाद उन्होंने एमोलेड का चयन किया, जो इतना उन्नत था कि बिना किसी संदेह के बाजार पर हावी हो गया। अगला था प्रोसेसर विकल्प सिंगल कोर आर्म कॉर्टेक्स $180 प्रति यूनिट, डुअल कोर आर्म कॉर्टेक्स $250 प्रति यूनिट, क्वाड कोर स्नैपड्रैगन प्रोटोटाइप $450 प्रति यूनिट, लॉक हेक्सा कोर न्यूरल इंजन $10,000 प्रति यूनिट, लॉक्ड ऑक्टा कोर क्वांटम चिपसेट $10,000 प्रति यूनिट, लॉक्ड बायो इंटीग्रेटेड प्रोसेसर $50,000 प्रति यूनिट, लॉक्ड फोटोन आधारित CPU $100,000 प्रति यूनिट, लॉक्ड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट NPU के साथ AI एनहांस्ड कोर $5,000 प्रति यूनिट, लॉक्ड ऊर्जा कुशल नैनो कोर $350 प्रति यूनिट, हाइब्रिड फ्यूजन चिप प्रायोगिक $8,000 प्रति यूनिट, लॉक्ड। अरित्रा की नज़रें लॉक किए गए विकल्पों पर घूम गईं, उसके चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। क्वाड कोर एकदम सही होगा, लेकिन ये लॉक है। कोई बात नहीं, उसने ड्यूल कोर आर्म कॉर्टेक्स A9 को चुना, जिसमें शक्ति और व्यवहार्यता का संतुलन था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बैटरी टेक्नोलॉजी पर क्लिक किया। बैटरी विकल्प लिथियम आयन मानक $100 प्रति इकाई, लिथियम पॉलीमर पतला डिजाइन $150 प्रति इकाई, सॉलिड स्टेट बैटरी प्रोटोटाइप $500 प्रति इकाई, लॉक ग्राफीन सुपरसेल $2,000 प्रति इकाई, लॉक नैनो चार्ज बैटरी 5 मिनट में पूरा चार्ज $10,000 प्रति इकाई, लॉक स्व चार्जिंग काइनेटिक बैटरी $50,000 प्रति इकाई, लॉक सौर एकीकृत पावर सेल $300 प्रति इकाई, लिक्विड मेटल बैटरी प्रायोगिक $5,000 प्रति इकाई, लॉक वायरलेस लॉन्ग रेंज चार्जिंग बैटरी $20,000 प्रति इकाई, लॉक अल्ट्रा डेंस एनर्जी कोर $1,00,000 प्रति इकाई, लॉक। अरित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, लिथियम पॉलीमर ठीक रहेगा, पतला कुशल और मेरे अल्ट्रा स्लिम डिजाइन के लिए एकदम सही। असेंबली लाइन प्रौद्योगिकी विकल्प मैनुअल असेंबली लाइन बेसिक मशीनें $1 मिलियन सेटअप, सेमी ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन $3 मिलियन सेटअप, पूरी तरह से स्वचालित स्मार्ट असेंबली $8 मिलियन सेटअप, AI इंटीग्रेटेड असेंबली रोबोट $15 मिलियन, लॉक्ड मॉड्यूलर फैक्ट्री सिस्टम $20 मिलियन, लॉक्ड नैनो असेंबली टेक्नोलॉजी $50 मिलियन, लॉक्ड सेल्फ रिपेयरिंग प्रोडक्शन लाइन $100 मिलियन, लॉक्ड क्वांटम फैब्रिकेशन सुविधा $500 मिलियन, लॉक्ड बायो मैकेनिकल असेंबली यूनिट $1 बिलियन, लॉक्ड स्वचालित स्पेस आधारित फैक्ट्री $10 बिलियन, लॉक्ड। वह विकल्पों को घूरता रहा, संभावनाओं का बोझ उस पर हावी हो रहा था। अभी इन्हें खरीदने का कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्री अभी तैयार भी नहीं हुई है। डिज़ाइन चयन अल्ट्रा थिन 3G स्मार्टफोन। ये प्रणाली अत्याधुनिक फ़ोन डिजाइनों के 3D मॉडल पेश करती थी, जिनमें से प्रत्येक एक हल्की ध्वनि के साथ घूमता था। बेसिक बार फोन मानक 2008 डिज़ाइन, स्लिम फ्लिप फोन स्टाइलिश डिज़ाइन, 3G अल्ट्रा थिन टच स्क्रीन प्रोटोटाइप, एज टू एज डिस्प्ले मॉडल, लॉक फोल्डेबल डिस्प्ले फ़ोन, लॉक पारदर्शी बॉडी स्मार्टफोन, लॉक लचीला कलाई फ़ोन, लॉक होलोग्राफिक डिस्प्ले फ़ोन, लॉक डुअल स्क्रीन फ़ोन, लॉक नैनो थिन क्रिस्टल डिज़ाइन, लॉक। उनकी उंगलियां 3G अल्ट्रा थिन टच स्क्रीन प्रोटोटाइप पर घूम रही थीं और वे इसकी भविष्योन्मुखी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे। ये चिकनी, हल्की और अपने समय से कई वर्ष आगे की थी। यही है, उसने मॉडल का चयन किया, उसके विनिर्देशों को सावधानीपूर्वक अनुकूलित किया। लेकिन जैसे ही अंतिम पुष्टिकरण सामने आया, खरीद की पुष्टि करें, अरित्रा हिचकिचाया। अभी नहीं, वह फुसफुसाया, एक संतुष्ट मुस्कान के साथ पीछे झुकते हुए। साम्राज्य तैयार नहीं है, लेकिन भविष्य तैयार है। सत्र सुरक्षित, ब्लूप्रिंट सुरक्षित। स्क्रीन की रोशनी मंद पड़ गई और अरित्रा अपनी महत्वाकांक्षा की चमक में खो गया, उसका दिल संभावनाओं से भर गया। ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं था, यह एक क्रांति होने का इंतजार कर रही थी। 6 दिसंबर 2008, समय 6:45 पूर्वाह्न। सुबह की ठंडी हवा अरित्रा की खिड़की के छोटे छोटे छेदों से रिस कर आ रही थी। उसका कंबल गर्म था, लेकिन उसके दिमाग में आग और भी ज्यादा जल रही थी। कल का दिन विशन के बारे में था, ब्लूप्रिंट, डिज़ाइन और एक क्रांतिकारी मोबाइल फ़ोन बनाने का सपना। लेकिन वह जानता था कि सपनों के लिए महत्वाकांक्षा से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। उन्हें मशीनों की ज़रूरत थी, ऐसी सटीक रूप से तैयार की गई राक्षसी मशीनें जो सिलिकॉन और धातु को भविष्य में मोड़ सकें। अरित्रा की उंगलियां लैपटॉप कीबोर्ड पर नाच रही थीं, लीजेंडरी सिस्टम अपनी खास हल्की गुनगुनाहट के साथ बूट हो रहा था। वह तेजी से अगले चरण पर पहुंच गया, कंपोनेंट प्रोडक्शन लाइन। सिस्टम सक्रिय। स्वागत है, अरित्रा नस्कर। श्रेणी, सेमीकंडक्टर विनिर्माण। इंटरफेस एक छिपे हुए ब्रह्मांड के डिजिटल मानचित्र की तरह खुला, जिसमें विकल्पों का एक विस्तृत वृक्ष दिखाई दिया। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, चिप उत्पादन, पीसीबी विनिर्माण, मदरबोर्ड, बैटरी उत्पादन इकाइयां, डिस्प्ले फैब्रिकेशन लाइनें, असेंबली, रोबोटिक्स और स्वचालन। आइए हृदय से शुरू करें, चिप से।
उन्होंने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का चयन किया और स्क्रीन पर माइक्रोचिप्स, वेफर्स और जटिल मशीनरी के होलोग्राफिक स्कीमेटिक्स उभर आए। सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया प्रवाह चरण 1, वेपर तैयारी चरण 2, फोटोलिथोग्राफी चरण 3, नक्काशी चरण 4, डोपिंग आयन प्रत्यारोपण चरण 5, धातुकरण चरण 6, पैकेजिंग। अरित्रा ने स्टेप 2, फोटोलिथोग्राफी पर क्लिक किया, जो चिप उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सिस्टम ने दिमाग सुन्न करने वाली कीमतों वाली मशीनों को सूचीबद्ध किया, लेकिन अरित्रा की धड़कनें तेज हो गईं। ये वह तकनीक थी जो उसके साम्राज्य को बना या बिगाड़ सकती थी। लिथोग्राफी मशीन विकल्प, DUV डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन। रेजोल्यूशन 28 नैनोमीटर्स, लागत $5 मिलियन, थ्रूपुट 120 वेफर्स घंटा। EUV एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन, लॉक्ड। रेजोल्यूशन 7 नैनोमीटर्स, लागत $45 मिलियन। नैनो इम्प्रिंट लिथोग्राफी सिस्टम। रेजोल्यूशन 22 नैनोमीटर्स, लागत $12 मिलियन। आयन बीम लिथोग्राफी उपकरण। रेजोल्यूशन 14 नैनोमीटर्स, लॉक्ड, लागत $20 मिलियन। फोटोमास्क अलाइना बेसिक मॉडल। रेजोल्यूशन 45 नैनोमीटर्स, लागत $2 मिलियन। स्टेपर लिथोग्राफी अर्ध स्वचालित। रेजोल्यूशन 32 नैनोमीटर्स, लागत $8 मिलियन। क्वांटम डॉट मास्किंग सिस्टम, लॉक्ड। रेजोल्यूशन 3 नैनोमीटर्स, लागत $80 मिलियन। मल्टी बीम प्रोजेक्शन लिथोग्राफी, लॉक्ड। रेजोल्यूशन 5 नैनोमीटर्स, लागत $60 मिलियन। उन्नत विसर्जन लिथोग्राफी उपकरण। रेजोल्यूशन 20 नैनोमीटर्स, लागत $15 मिलियन। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन लिथोग्राफी, लॉक्ड। रेजोल्यूशन 2 नैनोमीटर्स, लागत $150 मिलियन। अरित्रा ने संख्याओं को देखा, चौंका देने वाली लागतें उसके सामने चमक उठीं। EUV बंद है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी उंगलियां DUV लिथोग्राफी मशीन पर घूम रही थीं। $5 मिलियन की कीमत पर यह सस्ती थी और 28 नैनोमीटर रेजोल्यूशन प्रदान करती थी, 2008 के मानकों में अत्याधुनिक चिप्स के उत्पादन के लिए एकदम सही। उन्होंने ब्लूप्रिंट में जोड़ें पर क्लिक किया। एचिंग मशीनरी विकल्प, रिएक्टिव आयन एचिंग RI सिस्टम $3 मिलियन। इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ICP एचर $4 मिलियन। वेट एचिंग स्टेशन $1 मिलियन। डीप रिएक्टिव आयन एचर DRI $5 मिलियन। एडवांस्ड प्लाज्मा एचर उच्च परिशुद्धता, लॉक्ड $10 मिलियन। उन्होंने बजट के साथ प्रदर्शन को संतुलित करते हुए ICP एचर का चयन किया। डोपिंग मशीनें आयन प्रत्यारोपण प्रणाली, बेसिक आयन प्रत्यारोपण $2 मिलियन। हाई एनर्जी आयन प्रत्यारोपण $6 मिलियन। प्रिसिजन बीम आयन प्रत्यारोपण प्रणाली, लॉक्ड $12 मिलियन। उच्च डोपिंग परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हाई एनर्जी आयन इम्प्लांटर का चयन किया गया। धातुकरण और पैकेजिंग, भौतिक वाष्प निक्षेपण PVD प्रणाली $3 मिलियन। रासायनिक वाष्प निक्षेपण CVD मशीन $4 मिलियन। वायर बॉन्डर और डाई अटैच सिस्टम $2 मिलियन। अरित्रा ने कुशल धातुकरण के लिए CVD मशीन को चुना तथा पैकेजिंग के लिए वायर बॉन्डर को जोड़ा। अब तक कुल DUV लिथोग्राफी मशीन $5 मिलियन। ICP एचर $4 मिलियन। हाई एनर्जी आयन इम्प्लांटर $6 मिलियन। CVD मशीन $4 मिलियन। वायर बॉन्डर $2 मिलियन। कुल $21 मिलियन। अरित्रा पीछे झुकी हुई थी और कुल राशि को घूर रही थी। बजट कड़ा होता जा रहा था, लेकिन हर डॉलर वर्चस्व में निवेश था। यही आधार है। उसने ब्लूप्रिंट को सुरक्षित रख लिया। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। ग्रिन स्प्रेडिंग अक्रॉस हिज फेस। अरित्रा के छोटे से कमरे में लीजेंडरी सिस्टम की हल्की सी गूंज गूंज रही थी। जब वह आगे की ओर झुका हुआ था, उसकी आंखें ध्यान केंद्रित किए हुए थीं। लैपटॉप स्क्रीन की हल्की चमक उसके चश्मे में प्रतिबिंबित हो रही थी, जिससे लगभग अलौकिक दृश्य बन रहा था। एक लड़का, जिसकी उम्र 17 साल से ज्यादा नहीं थी, मोबाइल तकनीक के भविष्य की योजना बना रहा था, जबकि बाहरी दुनिया पूरी तरह से अनजान बनी हुई थी। अब जब चिप तैयार हो गई है, तो अब आत्मा का समय है प्रदर्शन का, अरित्रा ने धीमी आवाज में कहा। उनकी उंगली डिस्प्ले फैब्रिकेशन टैब पर मडराती रही और फिर उन्होंने उसे क्लिक किया। तुरंत ही सिस्टम का स्लीक इंटरफेस एक डिजिटल ब्लूप्रिंट की तरह सामने आ गया, जिसमें डिस्प्ले लेयर्स, मशीनरी और निर्माण प्रक्रियाओं के जटिल आरेख दिखाई दिए। ये सिर्फ पुर्जों को चुनने के बारे में नहीं था, ये समझने के बारे में था कि स्मार्टफोन को आकर्षक बनाने वाली मूल बात क्या है। वह स्क्रीन जहां उपयोगकर्ता बातचीत कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं और दुनिया से जुड़ सकते हैं। सिस्टम सक्रिय श्रेणी, डिस्प्ले निर्माण और प्रौद्योगिकी। उपश्रेणी, एमोलेड और उन्नत डिस्प्ले उत्पादन। एक विशाल 3D होलोग्राम चमक उठा, जो एमोलेड स्क्रीन के क्रॉस सेक्शनल दृश्य को परत दर परत ग्लास सबस्ट्रेट से लेकर पोलराइजर तक प्रदर्शित कर रहा था। दृश्य विवरण इतने सटीक थे कि अरित्रा स्क्रीन के माध्यम से चिकनी सतह को लगभग महसूस कर सकता था।
डिस्प्ले निर्माण प्रक्रिया प्रवाह ग्लास सबस्ट्रेट तैयारी TFT पतली फिल्म ट्रांजिस्टर परत जमाव ओलड परत निर्माण एनकैप्सुलेशन प्रक्रिया बैकलाइट और पोलराइजर एकीकरण डिस्प्ले असेंबली और परीक्षण। चलो नींव से शुरू करते हैं। अरित्रा ने ग्लास सबस्ट्रेट तैयारी का चयन करते हुए सोचा। ग्लास सबस्ट्रेट उत्पादन मशीनरी विकल्प। सोडा लाइम ग्लास उत्पादन लाइन। लागत $3 मिलियन। मोटाई 0.7 मिलीमीटर। मानक मजबूती कम खरोंच लगने की संभावना। एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास फैब्रिकेशन यूनिट गोरिल्ला ग्लास जेन 1 के समान। लागत $7 मिलियन। मोटाई 0.4 मिलीमीटर। ताकत उच्च स्थायित्व खरोंच प्रतिरोधी। टेम्पर्ड ग्लास उत्पादन प्रणाली। लागत $5 मिलियन। मोटाई 0.5 मिलीमीटर। ताकत मध्यम प्रभाव प्रतिरोध। अल्ट्रा थिन फ्लेक्सिबल ग्लास निर्माण इकाई लॉक्ड। लागत $20 मिलियन। मोटाई 0.1 मिलीमीटर। लचीली नैनो कोटेड स्क्रैच प्रतिरोधी ग्लास लाइन लॉक्ड। लागत $35 मिलियन। विशेषताएं अत्यंत टिकाऊ नैनो कोटिंग स्वयं ठीक होने वाली खरोंचें। अरित्रा पीछे झुकी और सोचने लगी। लचीला ग्लास आकर्षक है लेकिन 2008 के लिए बहुत उन्नत है। एल्यूमिनोसिलिकेट काम करेगा हल्का मजबूत और टिकाऊ। उन्होंने एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास फैब्रिकेशन यूनिट का चयन किया और इसकी लागत $7 मिलियन तय की। TFT परत जमाव मशीनरी विकल्प। अनाकार सिलिकॉन TFT जमाव प्रणाली। लागत $6 मिलियन। प्रदर्शन मानक रिफ्रेश दरें कम दक्षता। निम्न तापमान पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन LTPS प्रणाली। लागत $12 मिलियन। प्रदर्शन उच्च दक्षता तेज रिफ्रेश दर कम बिजली खपत। ऑर्गेनिक TFT OTFT डिपोजिशन लाइन लॉक्ड। लागत $25 मिलियन। प्रदर्शन लचीली क्षमताओं के साथ अल्ट्रा पतली डिस्प्ले। नैनो पतली TFT निर्माण प्रणाली लॉक्ड। लागत $40 मिलियन। प्रदर्शन लगभग पारदर्शी अल्ट्रालाइट डिस्प्ले। LTPS सिस्टम के विवरण का अध्ययन करते समय अरित्रा की आंखें सिकुड़ गईं। अधिक ऊर्जा कुशल बेहतर प्रदर्शन एक अल्ट्रा पतले स्मार्टफोन के लिए बिल्कुल सही। चयन निश्चित LTPS सिस्टम $12 मिलियन। ओलड परत निर्माण उपकरण। बेसिक ओलड वाष्पीकरण मशीन। लागत $8 मिलियन। विशेषताएं सीमित रंग जीवंतता जलने की संभावना। उच्च परिशुद्धता ओलड निक्षेपण इकाई। लागत $15 मिलियन। विशेषताएं बढ़ी हुई रंग सटीकता लंबी उम्र। क्वांटम डॉट ओलड फैब्रिकेशन मशीन लॉक्ड। लागत $30 मिलियन। विशेषताएं बेहतर चमक विस्तृत रंग सरगम। माइक्रो LED डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट लॉक्ड। लागत $50 मिलियन। विशेषताएं अगली पीढ़ी की डिस्प्ले तकनीक अत्यंत कम बिजली खपत। बिना किसी हिचकिचाहट के अरित्रा ने हाई प्रिसिशन ओलड डिपोजिशन यूनिट को चुना। वह चाहते थे कि डिस्प्ले पॉप हो जीवंत रंगों के साथ जो बाजार में किसी भी चीज को मात दे। एनकैप्सुलेशन और संरक्षण मशीनें। मानक ग्लास एनकैप्सुलेशन मशीन। लागत $2 मिलियन। स्थायित्व मध्यम पतली फिल्म एनकैप्सुलेशन प्रणाली नमी प्रतिरोधी। लागत $4 मिलियन। स्थायित्व नमी और धूल के प्रति उच्च प्रतिरोध। उन्नत नैनो कोटिंग एनकैप्सुलेशन यूनिट लॉक्ड। लागत $10 मिलियन। स्थायित्व स्व उपचार गुण चरम स्थितियों से सुरक्षा। ये पतली फिल्म वाला एनकैप्सुलेशन है। अरित्रा ने $4 मिलियन का विकल्प चुनते हुए फैसला किया। बजट को तोड़े बिना बेहतर टिकाऊपन। बैकलाइट और पोलराइजर एकीकरण मशीनें। एजलिट LED असेंबली लाइन। लागत $3 मिलियन। चमक मध्यम डायरेक्ट लिट LED बैकलाइट सिस्टम। लागत $4.5 मिलियन। चमक उच्च बेहतर कंट्रास्ट। माइक्रो LED एकीकरण प्रणाली लॉक्ड। लागत $18 मिलियन। चमक अत्यंत उच्च न्यूनतम बिजली खपत। माइक्रो LED आकर्षक था लेकिन अरित्रा ने डायरेक्ट लिट LED सिस्टम को चुना। $4.5 मिलियन के निवेश ने उन्हें आवश्यक चमक और कंट्रास्ट का वादा किया। अंतिम असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण। मैनुअल डिस्प्ले असेंबली लाइन। लागत $2 मिलियन। दक्षता कम अर्ध स्वचालित प्रदर्शन परीक्षण इकाई। लागत $3 मिलियन। दक्षता मध्यम सुसंगत परिणाम। पुनर्ता स्वचालित डिस्प्ले QC सिस्टम लॉक्ड। लागत $8 मिलियन। दक्षता उच्च AI आधारित दोष पहचान। अरित्रा ने अनावश्यक लागत के बिना दक्षता को महत्व देते हुए अर्ध स्वचालित परीक्षण इकाई का चयन किया। लागत सारांश प्रदर्शन प्रौद्योगिकी एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास इकाई $7 मिलियन। LTPS डिपोजिशन सिस्टम $12 मिलियन। उच्च परिशुद्धता OLED डिपोजिशन $15 मिलियन। पतली फिल्म एनकैप्सुलेशन प्रणाली $4 मिलियन। डायरेक्ट लिट LED असेंबली $4 और 50 सेंट मिलियन। अर्ध स्वचालित परीक्षण इकाई $3 मिलियन। कुल $45 और 50 सेंट मिलियन। अरित्रा ने सिस्टम की पुष्टि स्क्रीन को देखा और संतुष्टि का अनुभव किया। ये प्रदर्शनियां भविष्य होंगी। उसने ब्लूप्रिंट को सहेजा पीछे झुका और एक सांस छोड़ी जिसका उसे एहसास भी नहीं था कि वह उसे रोके हुए था।
उसके साम्राज्य के टुकड़े एक एक मशीन के जरिए अपनी जगह पर आ रहे थे। सुबह का सूरज अब पूरी तरह आसमान पर छा चुका था और अरित्रा के साधारण कमरे पर एक नर्म सुनहरा रंग बिखेर रहा था। फिर भी अपनी डेस्क पर बैठा लड़का बाहर की दुनिया से बेखबर था। उसका दिमाग एक अलग ब्रह्मांड में डूबा हुआ था, जहां वह एक समय में एक घटक के साथ भविष्य का निर्माण कर रहा था। डिस्प्ले ठीक है, प्रोसेसर लॉक हो गए हैं, लेकिन बिजली के बिना इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती, अरित्रा ने सोचा, चाय का गुनगुना कप पीते हुए, जिसे उसकी मां ने उसके पास अनदेखा करके रख दिया था। एक तेज सांस के साथ उन्होंने लीजेंडरी सिस्टम में अगली श्रेणी पर क्लिक किया, बैटरी उत्पादन और सिस्टम एकीकरण। इंटरफेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जटिल योजनाओं, चार्ट और बिजली प्रणालियों के विस्तृत ब्लूप्रिंट में विस्तार किया जो न केवल फोन बल्कि साम्राज्यों को ईंधन दे सकते थे। सिस्टम सक्रिय श्रेणी, उन्नत बैटरी उत्पादन और एकीकरण। उपश्रेणी, मोबाइल उपकरणों के लिए पावर समाधान। स्क्रीन पर चमक रही थी, बैटरी तकनीक के विकास को शुरुआती लिथियम आयन सेल से लेकर भविष्य के प्रोटोटाइप तक प्रदर्शित कर रही थी, जिसे अरित्रा केवल अनलॉक करने का सपना देख सकता था। लेकिन अभी के लिए उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो 2008 की वास्तविकता की सीमाओं के भीतर फिट हो सके, फिर भी प्रतिस्पर्धा को पानी में डुबो दे। बैटरी उत्पादन, कार्यप्रवाह, कैथोड और एनोड सामग्री संश्लेषण, इलेक्ट्रोलाइट तैयारी, सेल असेंबली और सीलिंग, बैटरी प्रबंधन प्रणाली, बीएमएस एकीकरण, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन। चलो मूल से शुरू करते हैं, सामग्री से। अरित्रा ने कैथोड और एनोड सामग्री संश्लेषण पर क्लिक करते हुए कहा। कैथोड और एनोड उत्पादन मशीनरी विकल्प। मानक लिथियम आयन सामग्री प्रसंस्करण लाइन। लागत $5 मिलियन। ऊर्जा घनत्व। लिथियम पॉलीमर सामग्री उत्पादन इकाई। लागत $8 मिलियन। ऊर्जा घनत्व। लाभ हल्का लचीला फॉर्म फैक्टर। ठोस अवस्था बैटरी सामग्री निर्माण लॉक्ड। लागत $25 मिलियन। ऊर्जा घनत्व। ग्राफीन आधारित सुपरसेल प्रोसेसिंग लाइन लॉक्ड। लागत $50 मिलियन। ऊर्जा घनत्व। नैनो संरचित लिथियम उत्पादन इकाई बंद। लागत $75 मिलियन। ऊर्जा घनत्व। अरित्रा की नज़र सॉलिड स्टेट बैटरी के विकल्प पर टिकी थी, लेकिन हार मानकर उन्होंने लिथियम पॉलीमर प्रोडक्शन यूनिट को चुना। यह इतना उन्नत है कि यह वक्र से आगे रहेगा, लेकिन 2008 के लिए यथार्थवादी है। इलेक्ट्रोलाइट तैयारी मशीनरी विकल्प। बुनियादी तरल इलेक्ट्रोलाइट मिश्रण प्रणाली। लागत $2 मिलियन। स्थिरता मध्यम। जेल इलेक्ट्रोलाइट प्रसंस्करण इकाई। लागत $4 मिलियन। स्थिरता उच्च, लिथियम पॉलीमर बैटरी के लिए उपयुक्त। ठोस इलेक्ट्रोलाइट निर्माण लाइन लॉक्ड। लागत $15 मिलियन। स्थिरता अत्यंत उच्च, रिसावरोधी डिजाइन। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जेल इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेसिंग यूनिट का चयन किया। ये लिथियम पॉलीमर सिस्टम को पूरी तरह से पूरक बनाता है। सेल असेंबली और सीलिंग मशीनें। मैनुअल बैटरी सेल असेंबली लाइन। लागत $1 मिलियन। दक्षता कम, अर्ध स्वचालित बैटरी सीलिंग यूनिट। लागत $3 मिलियन। दक्षता मध्यम, सुसंगत गुणवत्ता। पुनर्तः स्वचालित स्मार्ट असेंबली सिस्टम लॉक्ड। लागत $10 मिलियन। दक्षता उच्च गति, एआई निगरानी, परिशुद्धता। अरित्रा ने लागत और दक्षता में संतुलन बनाते हुए अर्ध स्वचालित बैटरी सीलिंग यूनिट का चयन किया। बैटरी प्रबंधन प्रणाली बीएमएस एकीकरण। बेसिक बीएमएस असेंबली लाइन। लागत $1.5 मिलियन। विशेषताएं ओवरचार्ज और डिस्चार्ज सुरक्षा। उन्नत बीएमएस उत्पादन इकाई। लागत $4 मिलियन। विशेषताएं स्मार्ट ऊर्जा वितरण, तापमान नियंत्रण। एआई एकीकृत बीएमएस सिस्टम लॉक्ड। लागत $12 मिलियन। विशेषताएं पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, ऊर्जा अनुकूलन। उन्नत बीएमएस उत्पादन इकाई एक आसान विकल्प था। अरित्रा ने इसे चुना क्योंकि उन्हें पता था कि ऊर्जा दक्षता उपयोगकर्ता की संतुष्टि की कुंजी हो सकती है। गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन उपकरण। बेसिक बैटरी स्ट्रेस टेस्ट रिग। लागत $1 मिलियन। परीक्षण, तापमान और निर्वहन चक्र। व्यापक बैटरी परीक्षण प्रयोगशाला। लागत $5 मिलियन। परीक्षण, थर्मल रनवे विश्लेषण, जीवनकाल भविष्यवाणी, सुरक्षा प्रोटोकॉल। एआई संचालित परीक्षण सुविधा लॉक्ड। लागत $15 मिलियन। परीक्षण, उन्नत निदान, वास्तविक समय डेटा निगरानी। अरित्रा ने व्यापक बैटरी परीक्षण प्रयोगशाला का चयन किया। सुरक्षा सर्वोपरि थी, खासकर लिथियम आधारित कोशिकाओं से निपटते समय। बाग्राफ लागत सारांश। बैटरी उत्पादन और एकीकरण। लिथियम पॉलीमर उत्पादन इकाई $8 मिलियन। जेल इलेक्ट्रोलाइट प्रसंस्करण इकाई $4 मिलियन। अर्ध स्वचालित बैटरी सीलिंग इकाई $3 मिलियन। उन्नत बीएमएस उत्पादन इकाई $4 मिलियन। व्यापक बैटरी परीक्षण प्रयोगशाला $5 मिलियन। कुल $24 मिलियन। सिस्टम एकीकरण, सभी को एक साथ लाना। हार्डवेयर घटकों, प्रोसेसर, डिस्प्ले और बैटरी का चयन करने के बाद सिस्टम एकीकरण का समय आ गया था। लीजेंडरी सिस्टम ने एक अंतिम चेकलिस्ट प्रदर्शित की। हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन, फर्मवेयर इंस्टॉलेशन, डिवाइस कैलिब्रेशन और परीक्षण। वर्चुअल सिमुलेशन पर क्लिक करते समय अरित्रा को गर्व की लहर महसूस हुई।
उसने जो भी हिस्सा चुना था वह एक साथ सहजता से फिट हो गया, जैसे किसी अजय मशीन में गियर। ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, उसने अपनी स्क्रीन पर 3D प्रोटोटाइप को घूमते हुए देखा और सोचा, ये भविष्य है। रात ने दक्षिण बरसात को खामोशी की मोटी चादर में लपेट लिया था, जिसे केवल आवारा कुत्तों की कभी कभार भौंकने की आवाज़ और दूर से देर रात की ट्रेन की लयबद्ध आवाज़ से तोड़ा जा सकता था। दिसंबर की ठंडी हवा अरित्रा के साधारण कमरे की पतली दीवारों से होकर अंदर आ रही थी, लेकिन ठंड उसके लैपटॉप स्क्रीन से निकलने वाली गर्मी के सामने कुछ भी नहीं थी। इसकी चमक ने उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प, महत्वाकांक्षा और कुछ ज्यादा ही अस्थिर जोखिम की भावना के रंग भर दिए। अरित्रा ने स्क्रीन पर अपनी ओर चमकती संख्याओं को देखा। पिछले कुछ हफ्तों में उनके पास मौजूद $30 मिलियन की भारी भरकम संपत्ति को काफ़ी नुकसान हुआ है। साल्ट लेक में कंपनी का दफ्तर, बारुईपुर में फैक्ट्री, मशीनरी ब्लूप्रिंट और तकनीक अधिग्रहण, इन सभी ने उनकी संपत्ति को तब तक कम किया जब तक कि उनके पास सिर्फ $10 मिलियन ही नहीं रह गए। यह कोई छोटी रकम नहीं थी, किसी भी तरह से नहीं, लेकिन अरित्रा के लिए यह उन ऊंचाइयों से एक असहज गिरावट की तरह था जिसकी वह आदी हो चुकी थी। मुझे वापस लौटना है, जल्दी से, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी, मानो उसे डर हो कि दीवारें उसकी लापरवाह योजना को सुन लेंगी। लीजेंडरी सिस्टम उसकी स्क्रीन पर धीरे धीरे धड़क रहा था, लगभग जीवंत, उसके अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। अरित्रा की उंगलियां कीबोर्ड पर कुछ पल के लिए मडराती रहीं, फिर वह ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट सेक्शन में उतर गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर से नहीं, बल्कि अज्ञात के मादक रोमांच से। यह उनके सामान्य व्यापार की तरह नहीं था। आज वह मारने के लिए जा रहा था। 100x उत्तोलन, एक भी गलत कदम उसे खत्म कर सकता था, लेकिन अगर वह इसे सही तरीके से खेलता तो यह उसकी किस्मत को कल्पना से परे कई गुना बढ़ा सकता था। स्क्रीन विदेशी मुद्रा, कमोडिटीज और वैश्विक सूचकांकों के लाइव फीड से जगमगा उठी। प्रत्येक ग्राफ एक दिल की धड़कन, प्रत्येक कैंडलस्टिक वित्तीय दुनिया के विशाल अस्थिर फेफड़े में एक सांस थी। चलो नाचते हैं, अरित्रा ने अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए कहा। उनकी डेस्क पर लगी घड़ी में 11:15 बजे थे। विदेशी मुद्रा बाजार पूरे जोश में थे, जो अराजकता में पनपने वाले किसी व्यक्ति के लिए एकदम सही खेल का मैदान था। उन्होंने EUR/USD जोड़ी का विश्लेषण किया, इसकी कीमत 1.3700 के आसपास मंडराती देखी। सिस्टम के पूर्वानुमान एल्गोरिदम ने अगले कुछ घंटों में संभावित उछाल के वादे फुसफुसाए। यही है, उसने सोचा, उसकी नब्ज टिमटिमाती हरी और लाल मोमबत्तियों के साथ तालमेल बिठा रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना पहला व्यापार किया 100x उत्तोलन के साथ EUR/USD पर एक लंबी स्थिति। उसने $5 लाख का निवेश किया, जिससे बाजार में $50 मिलियन का प्रभावी नियंत्रण हो गया। हरे और लाल मोमबत्तियां, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना पहला व्यापार रखा। 500,000। अंक नाच रहे थे। चार्ट ने अरित्रा की महत्वाकांक्षाओं में जान फूंक दी। नृत्य करते हुए चार्ट ने अरित्रा की महत्वाकांक्षाओं में जान फूंक दी। लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी तक नहीं, अभी नहीं। रात 11:30 बजे तक उनका ध्यान सोने XAUUSD पर चला गया। धातु की कीमत $750 प्रति औंस के निशान के करीब पहुंच गई, जो आसन ब्रेकआउट के संकेत दिखा रहा था। उनका अंतर्ज्ञान सिस्टम के पूर्वानुमान से सहमत था, एक ऊपर की ओर उछाल आसन था। उन्होंने दोगुना निवेश किया, $1 मिलियन का निवेश किया, $100 मिलियन का लाभ उठाया। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसका चेहरा शांत था, आंखें तेज थीं, जो स्क्रीन की हर झिलमिलाहट का विश्लेषण कर रही थीं। ओह, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा, आंखें तेज रहीं, स्क्रीन की हर झिलमिलाहट का विश्लेषण कर रही थीं। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। चार्ट पर हर टिक एक गोली की तरह था, हर गिरावट एड्रेनालाइन का एक वार था। आधी रात तक ट्रैड्स गति में थे, उनकी पोजीशन लॉक हो गई थी, उनका भाग्य वैश्विक बाजारों की अस्थिर धड़कन के साथ जुड़ा हुआ था। EUR/USD ने मामूली बढ़त दिखाई, 0.1% की बढ़त के साथ, जबकि सोना मामूली रूप से गिरा, जिसने उनके धैर्य की परीक्षा ली। गति में थे, उनकी स्थिति तय हो चुकी थी, उनका भाग्य वैश्विक बाजारों की अस्थिर धड़कन के साथ जुड़ा हुआ था। अरित्रा ने पीछे झुककर गहरी सांस ली और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, थकान के कारण नहीं, बल्कि सुनने के लिए। अपने आसपास के सन्नाटे को नहीं, बल्कि बाजार की लय को, संख्याओं के पीछे की धड़कन को। वह अपने चारों ओर के सन्नाटे को नहीं, बल्कि बाजार की लय को, संख्याओं के पीछे की धड़कन को देख रहा था। रात्रि 1 बजे गति बदल गई। EUR/USD जोड़ी में उछाल आया और ये तेजी से 1.3750 पर पहुंच गया, जैसा कि सिस्टम ने भविष्यवाणी की थी। अरित्रा का दिल जोर से धड़क रहा था, जीत के साथ एड्रेनालाइन का मिश्रण हो रहा था। इस पोजीशन पर उसका लाभ $1.80 मिलियन को पार कर गया और संख्याएं चढ़ती रहीं। इसके साथ ही मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता के बारे में अचानक समाचार आने के बाद सोने में भी उछाल आया और यह 0.4% तक बढ़ गया। बाजारों में भी जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला और अरित्रा इसके ठीक बीच में थे।
उनकी सोने की स्थिति हरे रंग में बदल गई, मुनाफा $4 मिलियन से अधिक हो गया। वह पीछे नहीं हटा, उसने जश्न नहीं मनाया, अभी तक नहीं। रुको रुको, वह फुसफुसाया, उंगलियां माउस पर मडरा रही थीं, सही मौके की प्रतीक्षा में। 2:15 बजे तक बाजार में हलचल मच गई। EUR 1.3780 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स पर पहुंच गया और सोना $765 प्रति औंस तक पहुंच गया। उनकी स्क्रीन पर मुनाफा हरे रंग में चमक रहा था। यूरो व्यापार से $3 मिलियन, गोल्ड से $7.5 मिलियन। पकड़ने का प्रलोभन बहुत प्रबल था, लेकिन अरित्रा लालची नहीं था। लालच व्यापारियों का दुश्मन था, सटीकता उसकी मित्र थी। एक तेज क्लिक के साथ उसने सभी पोजीशन बंद कर दी। मौन सिस्टम ने ट्रेड्स को प्रोसेस किया और उसके बैलेंस की फिर से गणना की। एक हल्की सी घंटी ने अंतिम टैली का संकेत दिया। $10.50 मिलियन का मुनाफा। अब उसका बैलेंस $20.50 मिलियन था। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। अरित्रा आगे की ओर झुका, उसकी आंखें थकावट और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से जल रही थीं। वह सब कुछ वापस चाहता था। उनका अगला लक्ष्य अस्थिर GBP-JPY जोड़ी थी, जो अपने बेतहाशा उतार चढ़ाव के लिए कुख्यात है। सिस्टम ने एक आगामी आर्थिक रिपोर्ट को चिन्हित किया जो महत्वपूर्ण बाजार आंदोलन का कारण बन सकती थी। ये वह था अंतिम धक्का। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने एक और व्यापार किया, 100x उत्तोलन के साथ GBP-JPY पर। एक लघु स्थिति, $2 मिलियन का निवेश तथा $200 मिलियन के जोखिम को नियंत्रित करना। घड़ी में 3 बजे बज चुके थे। रिपोर्ट हिट हुई, बाजार डूब गया। GBP-JPY की कीमत में पत्थर की तरह गिरावट आई, 15 मिनट के भीतर 0.8% की गिरावट आई। स्क्रीन पर हरे रंग की चमक दिखाई दी और संख्याएं असंभव दर से बढ़ रही थीं। अरित्रा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि बाकी सब कुछ दब गया। लाभ काउंटर $10 मिलियन, $11 मिलियन, $12 मिलियन से अधिक हो गया। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने पद छोड़ दिया। फिर शांति छा गई। सिस्टम ने पुनः गणना की। अंतिम शेष $32.50 मिलियन। अरित्रा पीछे की ओर झुक गया, उसका शरीर आखिरकार शिथिल हो गया, तनाव दूर हो गया। वह स्क्रीन को घूरता रहा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। खेल में वापस, उसने खुद से फुसफुसाया। सिर्फ पीछे नहीं, आगे भी। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और जीत गया। फिर से, लेकिन अपने दिल में वह जानता था कि यह तो बस एक और अध्याय है। असली खेल तो अभी शुरू ही हुआ था।